अल्लामा ने जावेदनामा में आपको बहुत सारी तारीख़ पढ़ा दी है, बहुत सारा बैकग्राउंड है, मज़ाहिब, अदियान, सारे मुल्कों की तारीख़। और हिंदुस्तान की तारीख़ के उस मरहले पे हम आ गए हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल मरहला था। आपको पता है कि औरंगज़ेब की वफ़ात हुई है 1707 में। उसके बाद फिर बतदरीज एक ज़वाल है मुग़ली सल्तनत का, और कुछ ज़्यादा देर नहीं गुजरी, सबसे जो बड़ा झटका लगा है मुग़लिया सल्तनत को, अंदर से तो लगे ही हैं झटके ना। कुछ सिखों की योरिश थी, कुछ पठानों का था, मरहटों को था, वो तो थे ही थे, लेकिन असल जो झटका लगा है ना मुग़लों को, वो ईरान के बादशाह नादिर शाह का लगा है। इट वॉज ए गेम चेंजर। इतनी कमज़ोर हो गई मुग़ल सल्तनत और इतना लूट के ले गए, अब बादशाह के अंदर दम खम नहीं रहा कि उसको कंट्रोल कर सके। ये आप समझ, गालिबन 1743 में ये आता है। ये शख्स, मैंने इसको तो खैर इन्होंने अच्छे तरीके से इसको बयान ही नहीं करने दिया, कुछ भी ये चीज़ें मैंने नहीं आपको पढ़ाई। तो नादिर शाह जो है वो 1743 में आता है उसमें हिंदुस्तान में, और इसमें ये जो है आपका, खैर मैं मेरा ख्याल आगे निकल गया हूँ, दिल्ली में। उसके कुछ ही अरसे के बाद 1758 में 57 में ये जो हमारे दोस्त हैं अंग्रेज़, इन्होंने बंगाल में सिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी, और उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया इनकी सल्तनत को। यानी किस तरह ये पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है? हैं? पीछे जा, बहुत इसको जो है ना अभी पीछे जाने दो। यहाँ से ये शुरू होती है तहरीर, बल्कि इधर से आ जाओ, चलो बहुत कुछ है। चले अब ठीक हूँ, अब रहने दो। यहाँ से है दिल्ली का मंजर। अब आप अंदाज़ा करें कि 1743 में कब्ज़ा करता है ये नादिर शाह, और फिर कुछ 20-25 साल बाद उसका जो है सक्सेसर अहमद शाह अब्दाली वो आ जाता है। और 1757 में तो आपका वही ज़माना है जब आपके हाथों बंगाल, बहार और उड़ीसा निकल जाता है। और उसके बाद एक ही ताकत रह जाती है इंडिया में, साउथ में, मैसूर में, हैदर अली की और फ़तेह अली टीपू की। वो भी 1799 में ख़त्म हो जाती है। अब ये एक 100 साल का जो अरसा मैंने आपको बयान किया है, ये आपके लिए कितना खौफनाक सारे का सारा अरसा है। फिर मैंने बंगाल का आपको बताया, अली वर्दी खान, वो सारे के सारे, बंगाल का आज़ाद होना, बंगाल का जो जिस बादशाह के ज़माने में, सारे नाआक़बत अंदेश शख्स के ज़माने में ये कुछ हुआ है, उसका नाम था मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह। उसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं तारीख। तो मैं उस शहनशाह की कब्र पे भी गया था, दुआ मांगी थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो मज़ार का हल्का है उधर, इसकी और औरंगज़ेब की जो बहन है जहांआरा बेगम, उसकी कब्र भी मैं हम गए थे उधर, दुआ की मैंने। खैर मैं तकरीबन स्वाए एक औरंगज़ेब के तकरीबन सब मोलों की कब्रों पे मुझे जाने का बड़े इत्तेफाक हुआ है। काबुल में मैंने बाबर की कब्र पे दुआ मांगी है, दिल्ली में मैंने हुमायूं की कब्र पे मांगी है, और जहांगीर की कब्र तो है इधर, और और उसके बाद मैंने अकबर की कब्र पे भी दुआ मांगी है। जगह का नाम है सिकंदर लोदी, और आगरा के साथ है। उसी जगह अकबर की कब्र के साथ ही उनकी कब्र है जो उनकी बेगम थी, मोहतरमा मरियम ज़मानी, जिनको ये लोग कहते हैं वॉटएवर, हमने जोधा भाई बना जो उनका नाम ही नहीं है। तो उनकी कब्र पे भी मैं गया, मुसलमान औरत थी, उधर भी दुआ मांगी। और फिर मैंने शाहजहां की कब्र पे भी दुआ मांगी है, उधर वो जो जगह है ताजमहल,
आगरा में, और एक रह गया औरंगज़ेब, क्योंकि साउथ में था, उधर मुझे वीज़ा नहीं मिला इंडिया का, जा नहीं सका। उनके अलावा अगर किसी और मुग़ल बादशाह की कब्र पे दुआ मांगी है तो मोहम्मद शाह की। तो मोहम्मद शाह के बारे में जो कुछ कहा जाता है कि वाकई ठीक था, इतना लाभ लाभ में और इतना वो पीने पिलाने के चक्कर में पड़ गया कि जिससे याह्या खान थे उनके बारे में किसी ने लिखा है, जनरल इन पॉलिटिक्स भास्कर खान के, याह्या खान वॉज ए वेरी गुड जनरल टू बिगिन विद, लेकिन उम्र के गुजरने के साथ साथ उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ थी वो इतनी बढ़ गई पीने पिलाने की कि जब असल बारी आई उसकी कमांडर इन चीफ बनने की या उसको मार्शल लॉ लगाया उसने, तो अब वो कुल तो क्रिपल हो चुका था और वो उसी तरह उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि चीज़ों को समझ सकता। और यही वो हालात थे जिनसे जनाब मोहम्मद शाह गुजर चुके थे। अब 1739 में दिल्ली में क्या हुआ, ये ऐसे मैंने कुछ डिस्प्ले किया है। नादिर शाह को ईरान का बादशाह तुर्की नस्ल अफशार ख़ानदान का था, और शहरी घरों के अंदर हैं ईरान के कितलबाज सुर्ख टोपियों वाले सिपाही, शहर के बाहर शालीमार बाग आज से सुर्ख रेतले पत्थर के अजीम किला नमा महल तक के रास्ते के दोनों तरफ कतार में खड़े हैं, और 20,000 घुड़सवार, और पिछले माह 24 फरवरी को करनाल की जंग में कब्जे में लिए गए 100 हाथियों में सवार तुफंग बरदारों का एक जुलूस चला आता है। पानीपत के मकाम पे शिकस्त जब हुई है मुग़लों की फ़ौज को, उन्होंने थोड़ी सी 10 12,000 20,000 होंगे, तो मुग़ल अपनी तोपें नहीं ले जा सके, और उन्होंने फजर से उन्होंने शुरू किया, फजर के वक्त जंग, तो 4 बजे तक सारा को 1.5 लाख उनकी फ़ौज को गाजर मूल की तरह काट के, तो उसके बाद आराम से बैठ गए ईरानी। और नादिर शाह ने कहा कि मैं ना आ रहा हूँ, मेरा इस्तकबाल करो, थोड़ा हम आराम करके आएंगे। और जब दिल्ली में एंटर होता है तो बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल मोहम्मद शाह रंगीला उसका करता है, और उसके बाद फिर उसको ये जो है ये है नादिर शाह पर्शियन तलवार। अच्छा, नादिर शाह 1688 में 1688 में फ़ारस के कस्बा भान में पैदा हुए, और तुर्कों का एक कबीला अफशार था जो सफ़वी बादशाह का वफादार था, पहली बादशाहत का। इस कबीले में पैदा, पहले ये गुडरिया था, भेड़ बकरियाँ चलाता था, फिर उसने एक मकामी सरदार के मतहत खिदमत अंजाम दी, और फिर उसने अपने डाकुओं का एक ग्रुप बना लिया, तो डाके मारते थे, और बादशाह को ज़रूरत पड़ी तो ये 5,000 घुड़सवार डाकू तैमास सफ़वी दोम की हमायत में आए और उसको मुश्किल से बचाया। ये अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं ना, इसी तरह होते हैं। जब रंजीत सिंह ने गिलगित पे कब्ज़ा किया, तो गिलगित पे कब्ज़ा तब मुमकिन हुआ जब यार मोहम्मद मराली वाला गुजरांवाले का 50 घोड़सवारों को लेके उसमें शामिल हो गया। वही छोड़ डाकू थे, ऐसे नहीं थे ये जो मुसलमान बड़े बड़े। एक मसूदुल का था, इमाम दीन था शायद उनका, तोप खाने का, वो भी सिखों के साथ थे। होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, तो वो ऐसे मौके उनको मिल जाते हैं लूट मार करने। तो इन्होंने भी सफ़वी बादशाह के साथ उसकी मदद की, और उस वक्त फ़ारस पर्शिया जो था बड़े मायूस को नालात से गुजर जा रहा था। उसका जो दारुल हुकूमत था अपना इस्फहान, उस पे भी महमूद खान अफ़गान काबिज़ था। कुछ देर के लिए अफ़गानी भागते भागते ईरान के अंदर पेनिट्रेट कर इस्फहान पे भी काबिज़ हो चुके थे। ये वो ज़माना था। तमाम सफ़वी डरता डरता कि ज़मीन में इधर छुप रहा था। ये 5,000 बंदे और घोड़े छोड़े लेके पहुंचा है, तो बादशाह की इसने बड़ी मदद की है, और उसके बाद उसने अपना ईरानी फ़ौज के साथ मिल के इसने शिकस्त दी है उसको, और बादशाह को दोबारा बहाल किया। उस वक्त उस्मानी तुर्क जो थे वो ईरान के बेशुमार इलाकों पे काबिज़ हो चुके, तबरेज़ भी उनके पास था, और शुमाल में रूस ने उन पर कब्ज़ा किया हुआ था। और कब्ज़ा करते करते ये जो सारे एरियाज़ हैं ना, आज़रबाईजान, तुर्कमान, ये सब ईरान का हिस्सा है। ये रूसी छीन छान के कैस्पियन सी के दोनों साइड पे इनसे ले गए हुए थे। अब ये जब उनके साथ मिला है, इसने थोड़ा बहुत शुरू किया है, लेकिन उसने ये फ़ील किया है कि तमास सफ़वी वो इस काबिल ही नहीं था
कि वो हुकूमत कर सकता या तुर्कों से शिकस्त खा के फिर आगे बैठ गया। अब इसने क्या किया, इसने बादशाह को बर्खास्त किया, वो खुद शहनशाह बन गया ईरान का। अब जब वो एक डाकू जिसकी कोई गुडरिया था, जिसकी कोई बेस नहीं थी, उसको जब बादशाहत के तख्त पे बैठा है, तो इधर मोहम्मद शाह जो था हिंदुस्तान में, ये ख़ानदानी बादशाह थे, शाह इब्न शाह, जद्दी पुश्ती, इब्न औरंगज़ेब, इब्न शाहजहान, इब्न बाबर, इब्न तैमूर, ये उसको क्या खातिर में लाता। ये जो ख़ानदानियत की है ना, ये कीड़ा, ये दिमाग में था इसके मोहम्मद शाह के, और मोहम्मद शाह हमेशा उसको हकारत की नज़र से देखता था और उसको इस काबिल नहीं समझता था कि उसके साथ बात भी करे। ये एक उसकी बुनियादी वजह थी। और उसके बाद 1736 में नादिर शाह ने जब ईरान पे कब्ज़ा किया, उसने फिर बहरिया को बहुत तरक्की दी है, फिर उसने अरबों से बहरैन का इलाका छीना है, फिर उसने ओमान का इलाका फ़तह किया। उसके बाद उसने एक और काम किया, उसने रूसियों को कहा, इतना स्ट्रांग हो गया था कि कैस्पियन समुंदर के साइडों के ऊपर जितने ममालिक हैं, इस साइड पे तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, उस साइड से आर्मीनिया, जॉर्जिया, उस साइड पे जो था चिचनिया, सरकेशिया, कफकाज, उसने कहा खाली कर दो, और रूसियों ने डर के मारे खाली कर दिए। द ओनली पर्शियन किंग जिसने दबका मार के रूसियों से ना इलाके खाली करवा लिया। ठीक, और तुर्कों को भी उसने कहा है, उस्मानियों को भी, कि आप भी भेजिए। अंदर इनका ये हाल था कि इनको हज नहीं करने देते थे ईरानियों को, उधर मक्का वाले। इसने इस्लाहात की, इसने फ़िक़्ह हनफी को भी ईरान का दूसरा सरकारी मज़हब करार दिया, और फ़िक़्ह जाफरिया के साथ उसने बात करके तो उसने उसको भी 5वां मज़हब करार दिया फ़िक़्ह का। और फिर सऊदियों के साथ नेगोशिएट कर, सऊदी तो नहीं थे खैर, तुर्कों के साथ नेगोशिएशन की, और हज की इजाज़त मिल गई इनको, पर्शियंस को। तो दीनी तौर पे भी इसने थोड़ा बहुत इस्लाहात की, कि जिसमें वो जो कट्टर किस्म की थी ना, वो तो उसमें तशय्युओं में सुन्नियों को भी थोड़ा बहुत ज़िंदा रहने की इजाज़त मिल गई ईरान के अंदर उस ज़माने में। तो ये नादिर शाह को कुछ ना कुछ तो क्रेडिट जाता है, ज़्यादा तो नहीं जाता। और उसने इंडिया पे क्यों हमला किया? एक्चुअली हेरात का जो शहर था, ये ईरान का हिस्सा था, अब अफ़गानिस्तान में। एक होतकी ख़ानदान का था, हसन खान होतकी, इसने इस पर कब्ज़ा किया हुआ था। अफ़गान जो थे, अफ़गानिस्तान कोई मुल्क नहीं था, ये भी आप मान लें। ये गज़नी और उधर तक, काबुल तक, और बड़ा अरसा कंधार तक, ये हिंदुस्तान के मुग़लों के ज़ेर असर था। नीचे का इलाका जो था, कंधार कभी ईरान के साथ होता था, कभी इधर होता था। बाकी सारा इलाका जो था वो ईरान के पास था। ईरानी ऊपर से उठते उठते वो ताजिकिस्तान तक, बुखारा तक उनकी हुकूमत थी। ऐसी बात नहीं थी कि वो इतना छोटा ईरान था जो अभी आपको नज़र आता है। अब इसने, नादिर शाह ने अपना हेरात सिटी और होतकियों को निकालने की कोशिश की। वो करते करते उसने ये जो अब्दाली थे, पठान अफ़गान, इनके ट्राइब को भी भर्ती किया और इनको अपनी फ़ौज के अंदर ले आया। अहमद शाह अब्दाली जो था वो मुल्तान में पैदा हुआ, कुछ कहते हैं मुल्तान में, कुछ कहते हैं वहाँ पे हेरात, वो पैदा हुआ है हेरात में। बाहर तो, और ये डिस्प्लेस ट्राइब था अफ़गानों का, और इनके बहुत सारे लोग मुल्तान में आ गए, मुल्तान और लाहौर। और जिसने ताज रखा था अहमद शाह अब्दाली के सर पे, मौलवी साहब लाहौर में पैदा हुए थे। तो ये जो सिटीज़ से जहाँ हम बैठे हुए हैं, अफ़गानी इनको अपनी आमाजगाह समझते थे, ऐसी बात नहीं है, आउटपोस्ट समझते थे, यहाँ पे उनका कंट्रोल होता था। और मुल्तान में बहुत सारे
मलेजई और ये जो आपको पठान नज़र आते हैं, तो ये अगर देखें तो अहमद शाह अब्दाली की फैमिली जो थी वो मुल्तान में आ चुकी थी। इसको लोकल समझ लें, यहाँ का समझ लें, उधर का समझ लें, ये आपकी मर्ज़ी, ठीक। लेकिन अब ये था कि नादिर शाह ने कंधार का मुआसरा कर दिया और वो उसने 1737 में किया और 1738 तक वो जारी रहा। और नादिर शाह ने 1 साल उनको घेर के अफ़गानों को शिकस्त दी और शाह हुसैन होतक की हुकूमत ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो पठान थे जो हुसैन होतक के साथ थे वो भाग के इंडिया में आ गए, अफ़गान। और ये आज के दौर का भी देखें कि जब भी अफ़गानों पे बोझ पड़ा वो इधर आ गए, इधर आके हज करने नहीं आते, रोटी भी कमाते हैं, अच्छे तरीके से कमा लें, हीरोइन बेच के कमा लें, कुछ और तरीके से कमा लें, बंदूका बेच लें, ठीक। तो डिस्टर्बेंस इस लैंड को भी करते हैं ना। और यहाँ से फिर उधर हमले करते हैं, इधर से सुकून से बैठ के दर्रा जो क्रॉस करके ईरानी इलाकों पे हमले करते थे। शहनशाह जो था नादिर शाह, उसने मोहम्मद शाह को लिखा कि तुम मेरे भाई हो। ईरान के बादशाह नादिर शाह की तरफ से अपने भाई। तो पहले तो इसको तकलीफ़ हुई ना, पेट में मरोड़ फैला के हम तो जद्दी पुश्ती बादशाह हैं, इस गुडरिए के बच्चे को क्या हमें भाई कहें, मरोड़ पे ना, ये था। बस इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दूसरा ये था कि वो जो अफ़गानी आए हुए थे, इस बेचारे ने बड़ी कोशिश की कि इनको खींच खूंच के वापस करे। इनमें इतना दमखामी नहीं था कि उसको कर सकते। मुगलों के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि अफ़गानों को पुश करके वापस भेज, ठीक। ये एक इम्पॉर्टेंट वजह थी जिसको आप समझ लें। और उसने अली मर्दान ख़ान को अपना सफ़ीर बना के नादिर ख़ान शाह ने मोहम्मद शाह के पास भेजा ताकि गज़नी के करीब मुग़ल सरहद से अफ़गान मफरूरों के दाखिले को रोके और पनाह हासिल करने वाले अफ़गानों को हिंदुस्तान से अखराज के मुतल्लिक़ नादिर शाह का पैगाम। गज़नी अभी तक काबल मुग़लों के पास था, अभी तक बात उधर हो रही थी, ठीक, कि इधर आप इन लोगों को अपने इलाके में जहाँ आपका मफ्तूह वाना दे। मोहम्मद शाह ने बेचारे ने अली मर्दान को यकीन दहानी कराई कि अफ़गान बागियों को हिंदुस्तान में दाखिल होने से रोक मौसर इक़दाम किए जाएंगे। और जैसे हम कहते होते हैं कि नहीं छोड़ेंगे दहशत गर्दों को, अब पकड़ के ऐसे कर देंगे वैसे कर। तो मोहम्मद शाह ने भी वैसे ही करना था बेचारे ने। उसकी कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ उसकी बात का, और वो आते रहे हैं जाते रहे हैं। और नादिर शाह ने फिर मोहम्मद ख़ान तुर्कमान की क़यादत में एक दरख्वास्तनामा पैगाम मोहम्मद शाह के पास हिंदुस्तान भेजा। और उस सफारत को भी मोहम्मद शाह ने तावन का यकीन दिलाया। ताहम इसके कुछ अर्सा बाद अफ़गान बागी दस्तों की सूरत में दोबारा कंधार की जानिब लौटे जो नादिर शाह की सल्तनत का हिस्सा था। और फिर अफ़गान बागी कंधार, काबुल और गज़नी में मकीम हो गए, जबकि मुग़ल शहनशाह की तरफ से इन बागियों की पेशकदमी को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। और फिर नादिर शाह को गुस्सा आ गया। नादिर शाह ने कहा कि वो कुछ करते ही नहीं, तुम मेरे लिए तो मुसीबत बने हुए। और उसके बाद अब मैंने जैसे कहा कि वो किंग बन गया था, रूस को उसने ललकार के कर लिया था, बहरिया उसने बना ली थी। अब हुआ ये है कि वजह क्या हुई, अब जब उसका सफ़ीर आया, उसको उसने सफ़ीर को कहा था नादिर शाह ने कि तुम इंडिया जाओ दिल्ली, और तुम 40 दिन से ज़्यादा तुमने क़याम नहीं करना, बात करो और उसको बचाओ। सुनता है तब भी बताओ, नहीं सुनता तब भी कुछ करेंगे। मोहम्मद शाह को शराब और सरूद और महफलों से फुर्सत ही नहीं थी कि वो उसकी बात सुनता। साल एक बैठा रहा वो। आखिर एक दिन ना, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये कहानी मैंने पढ़ी हुई है और अल्लामा ने भी यही कहानी पढ़ी हुई है, क्योंकि अल्लामा ने जिस तरीके से बयान किया ऐसे ही किया जैसे मैं बयान कर रहा हूँ। तो एक दिन वो सफ़ीर आया और ये
असर के वक्त ना उस रक्स व सुरूर की महफिल लगी हुई थी। बादशाह शराब पी रहा था कि शराब रखा हुआ, तो उन्होंने कहा ऐ शहनशाह मौज़म बात सुने थोड़ी सी, वो जा रहा है ईरान का एम्बेसडर, मुसीबत पड़ जाएगी। उसकी सुन ले सफ़ीर की। सफ़ीर आया, उसने कहा सुनाओ। उसने ख़त निकाला, फ़ारसी ख़त उससे पढ़ा। अब एक खूबी थी, दोनों जगह एक ही ज़ुबान बोली जाती थी, एक ही तरह थी, ख़त की समझ भी लग गई। ठीक, उसने क्या किया बादशाह ने, उसने सफ़ीर ने कहा शहनशाह मौज़म इसका कुछ जवाब दें और कुछ उसी भी लिखो। उसने मेरे बादशाह ने कुछ भेजा है। उसने ख़त को पकड़ा, शराब के प्याले के अंदर डुबोया और खोल के पी गया। साथ वो जो थे नाचने वाली थी, अब पढ़ा लिखा बंदा था, जद्दी पुश्ती बादशाह था। उसने क्या बाबा जी वो मेरे खत का क्या बना? कहता है इन खिरके के मन दौरम दरहिन शराबूला, हाफिज का शेर। ये जो मैंने खिरका पहना हुआ है ना, बादशाही लिबास, ये बेहतर है कि मैं गिरवी रख के शराब खरीद लूँ। इन खिरके के मन दौरम दरहिन शराबूला विन दफ्तर बीमानी घर के मैं ये ना भूला। ये जो झूठों का पुलंदा लाए हो तुम लिख के, इसको खालिश शराब में डुबो देना चाहिए। उसने कहा बाबा जी खत लिखो। उसने कहा अच्छा इतना तंग करते हैं, इसको बिठाओ, ये थी पग लाओ। पग उतारी, हो वैसे गंजा गंजा था। उसने कहा पक्की स्याही से इसके सर पे लिखो और इसको कहो कि कच्चा नहीं हो, इसी तरह ना ले जाए। उस वक्त हेयर इम्प्लांटेशन तो होती नहीं थी। उसने क्या कहा कि जाओ, आओ वापस आ गया इस्फहान। बादशाह ने कहा वो मेरे ख़त का कुछ जवाब, उसने ख़त दिया था, क्या दिया था पहले, गुस्से में तो साल से बैठा हुआ है, मेरे सारे प्लानिंग दरी की दरी है। तो उसने कहा जी जवाब, उसने कहा मेरे ख़त का कहते हो तो खोल के पी गया। तो कहते जवाब, कहते जान दी अमान पाओ तो पगला के सिर के कर दो। और बड़ा गुस्ताखी के साथ जवाब था कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, हमारे हम तो जद्दी पुश्ती बादशाह हैं, तुम मुझे भाई कहते हो। और वैसे भी जो मुग़ल ये इन्होंने में से अफ़गानों ने पनाह ली हुई है, और हम जद्दी पुश्ती बादशाह, हम जिनको पनाह देते हैं उनकी हिफाजत भी करते हैं। मेरे पास हैं, रहेंगे, और जब जाएंगे मर्ज़ी होगी चले जाएंगे, नहीं तो ना से। और साथ उसने नारा लगाया, उन्होंने कहा जी वो आ जाएगा। उन्होंने कहा अनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली बहुत दूर इस्फहान से। अब सफ़ीर ने ये सब कुछ उसको बताया कि ये कुछ उसने किया। अब ऐसा जालिम बंदा जो रूसियों को एक बड़क मारे तो वो नाच जान, उस्मानियों को कहो कि जी ये लाके शहर खाली कर दो, वो कर दें। अब मोहम्मद शाह की क्या हैसियत से, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये अगर आप इस फिनोमेना को समझ लें तो आपको ये सारी कहानी जो थी वो आपको समझ लगेगी। अच्छा, मुग़ल जो थे मराठे इनके पीछे पड़े हुए थे, और ख़ुद उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निज़ामुल मुल्क जो सेंट्रल एशियन पर्शियन स्पीकिंग था, वो भी नादिर शाह को ख़त लिख रहा था कि तुम आ जाओ। अंदर भी मुग़लों के दरबार के अंदर हर बंदा बादशाह बनने का। अली वर्दी खां तो कल बंगाल का बादशाह बन चुका था ना, मुर्शिदाबाद का, मैंने आपको पहले बताया। ये बाकी भी छोटे छोटे किंग बनने का उनका ख्याल था कि नादिर शाह उनको बना जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ता मोहम्मद शाह की क़यादत या सियादत हासिल करनी है कि उसकी करनी। ये जो अंदर का था ना मसला, ये बड़ा था। अंदर भी दो धड़े थे, एक जो था एक मराठों के ख़िलाफ़ था, दूसरा निज़ामुल मुल्क का था। और अब नादिर शाह उसके मुतालबात को कोई अहमियत नहीं देता था, और नादिर शाह के ख़ानदानी पस मंज़र के बाद उसने तख्त ईरान का दावेदार तस्लीम करने को अपनी शान से कम तर समझता था। मुग़ल जो थे वो इस वक्त बड़े बिजी थे मराठों के ख़िलाफ़। अब उनको इतनी वक्त ही नहीं था कि ईरान की तरफ तवज्जो देते, साउथ की तरफ वो ज़्यादा लगे हुए थे। और अब जो था ईरानी बादशाह मुश्तिल था अपने
शहनशाह हिंदुस्तान के दगाबाज रवैये से, और वो समझता था कि मेरे ख़िलाफ़ ये इंसल्ट है। और अब नादिर शाह को मुग़ल दरबार के नाराज़ उमरान निज़ामुल मुल्क, जिसने निज़ाम हैदराबाद दक्कन की हैसियत से बाद में अपनी हुकूमत कायम की, ये जो शख्स था आसिफ जाह अव्वल और सादत खान, ये जो अवध का था, ये उसको ख़त भी लिख रहे थे कि तुम आ जाओ, हम तुम्हारे साथ। अब हज़रत जो है नादिर शाह, उन्होंने हमला किया, पहले काबल लिया, गजनी लिया, फिर पेशावर लिया, फिर लाहौर आ गया। लाहौर पहुँचे, फिर उसने कहा अनूज दिल्ली दूर है, फिर वो करनाल पहुँचा, और अब वो बड़ी जल्दी पानीपत में पहुँच गया, लेकिन मुग़ल जो है दिल्ली से अपना तोपखाना भी नहीं ला सके। ईरानी तोपखाने ने हज़ारों हिंदुस्तानी फ़ौजी भून डाले, लेकिन ईरानी फ़ौज की गिनती के चंद सिपाही हलाक हुए। 24 फरवरी को करनाल की जंग जीत कर नादिर मार्च 1739 में फातहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुआ, 2 माह वहाँ कैम्प किया, और उसके बाद दिल्ली की उस वक्त आबादी 4 लाख के करीब थी उस वक्त। ये मोहम्मद शाह की एक पेंटिंग उसके ज़माने की, अब ख़त आया है तो उसके इर्द गिर्द जो रक्स व सरूद की महफिल जा रही थी, उस पर हज़रत ने हाफिज़ के अशार को पढ़े लिखे थे ना, तो कहते हैं इन खिदक़े के मन दौरम दर रहीन शराबूला, ये जो मैंने लिबास पहना हुआ है शाही, ये रेन रख के, गिरवी रख के शराब पी लेना बेहतर है। मिन दफ्तर बेईमानी घर के मैं नाबूला, ये जो बेईमानी किस्म के खाते हैं, बेहतर है इसको डोबा लगा दें। और चुन उम्र तबाह करदम चंदन के निगाह करदम दर कुंज खुराब आती उफ्ताद ख़राब हुआ। जब मैंने उम्र तबाह कर दी, फिर मैंने अपनी निगाह उठा के देखा है तो शराब खाने की एक गोशे में बैठ गए, कोने में बैठ गए। बेहतर है कि मैं खाना खराब इधर बैठा रहूँ, पीता रहूँ। चुन मसला तंदीशी दूर अस्त दरवीशी, हम सीने पुराज आतिश हम दीदे पुराबूला। ये मसला तंदीशी जो है दरवेशी के असूलों के ख़िलाफ़ है। बेहतर यह है कि सीने के अंदर आग जली हुई हो, आँखें जो हैं वो आंसुओं से पुर हों। मन हालत ज़ाहिद रहा बाखल का नखाहम गुफ्त, इन किस्से अगर गुयम बाचंग व रबाबूला। मैं जुहद की जो हालात हैं अवाम के सामने बयान नहीं कर सकता मैं कितना नेक हूँ, और अगर बयान भी करूँ तो बेहतर है कि मैं सरंगी और रबाब की धुन पे बयान करूँ, वैसे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और ताबी सरुपा बाशद दौराए फलक जीन दस्त दर हर हवस साकी दर दस्त शराब उला। चूँकि आसमान के औज़ा जो हैं वो बड़े बेसरोपा है, आसमान कभी इधर घूमता है कभी इधर घूमता है। बेहतर यही है कि सर में हवस साकी की हो और हाथ में शराब हो, वही बेहतर है। अज हम चू तो दिलदारी दिल भर न कनम आरी, चुन ताब को शम्बारी जन जुल्फ बेताब उला। तेरे जैसा महबूब हो सामने, दिल भर न कनम मारी, तो उससे दिल हटाने की क्या ज़रूरत है। चुन ताब को शम्बारी, जब मैं पेचो ताब खाता हूँ तो बेहतर है जन जुल्फ बेताब उला, उसी जुल्फ के पेचो ताब के अंदर अपने आप को मस्त कर दूँ जिसके ऑलरेडी पेचो ताब है। और फिर फरमाते हैं चुन पीर शुदी हाफिज़ आज़माई कदे बहरून आए जिंदी व हवस ना कीदा रह दे शबाब उला। जब हाफिज़ बूढ़ा हो गया है तो बेहतर है शराब खाने से बाहर निकल आओ, क्योंकि रिंदी और शराबी होना जवानी में बेहतर है बूढ़े। अब हाफिज़ की ये गज़ल जो है ये हज़रत नासरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह जो थे बड़े मज़े से सुन रहे थे, तो अल्लामा को इसलिए भी थोड़ी सा हाफिज़ से चिढ़ थी कि जो लोग शराबी थे उनके लिए बड़ा। अब ये जो है ना, इन खिरके के मानदारम दर रहीन शराबूला हाफिज़ का बिन दफ्तर बीमानी करके मैं ये नाबूला। जब इस ख़त का ये हाल किया है तो अल्लामा ने एग्जैक्ट इसी गज़ल को उर्दू में अपने अंदाज से उसकी बाज़गश्त की है। इकबाल के यहाँ बहुत जगह रिफ्लेक्शन है, उर्दू में तो मिलती, फ़ारसी में तो मिलती है, लेकिन उर्दू में भी अगर आप इस शेर को पढ़ें, इन खिरके के मंदारम दर रहीन शराबूला बिन दफ्तर बीमानी घर के मैं नाबूला। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अहवाल मोहब्बत में कुछ फ़र्क नहीं ऐसा, सोज़े तब ताब अव्वल सोज़े तब ताब आखिर। वही ताब जुल्फ़ का मैं तुझको बताता हूँ
तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर, मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। क्या दबदबाए नादर, ये है अल्लामा ने उस वाक़े की तरफ इशारा किया। क्या दबदबाए नादर, क्या शौकत तैमूरी, क्या दबदबाए नादर, क्या शौकत तैमूरी, हो जाते हैं सब दफ्तर मये घर के मये नाव आखिर, हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मये नाव। अगर ये पूरी कहानी के नहीं पता तो इकबाल की गज़ल को ना पढ़ा करें। ये है ट्रेजिडी इकबाल शनासों की, ना फारसी पढ़नी है ना हिस्ट्री पढ़नी है, पता ही नहीं चलना इकबाल क्या क्या क्या। फिर मैंने पहने बार बार जी क्या उसके मानी है कि ताउस शमशीर सना अव्वल ताउस। मैंने कहा था, मैंने कहा आ जाएगा टाइम, मैं ये बताऊंगा। और इसके बाद कहते हैं खलवत की घड़ी गुजरी जलवत की घड़ी आई, छटने को है बिजली से आगोश सहाब आखिर। असल में यहाँ पे इकबाल इसको क्या गया था, ज़ब्त बहुत मुश्किल इस सैलमानी का, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर। इन खिरके के मंदार अमदार रहन शराब उला, विन दफ्तर बीमानी घर के मैं नाब। मैं चूँकि खुद फ़ारसी का शायर हूँ, उर्दू का इतना अच्छा नहीं हूँ, फ़ारसी का तो हूँ, मानते हैं अगले, तो इसलिए मैं समझता हूँ इनके अशआर की रमूज़ के अंदर छुपे हुए गना को और उस असर को। और ये क्यों जी, इसी गज़ल का जवाब है ना, इन दफ्तर बीमानी घर के मैं ना भूला, क्या दबदबाए नादर, क्या शौकत तैमूरी, हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मैं ना बा। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब दिल्ली में जब पहुँचे हजरत माशाल्लाह एक ही तरह के लगते हैं कगरे पाए में इको जैसे। फिर एक तरफ ईरानी है एक तरफ इंडियन है, वही फारसी बोल रहे हैं, वही फारसी बोल रहे हैं, ठीक। तो अब ये हालात थे, तख्त सज गया है, दोनों बादशाह आमने सामने बैठ गए हैं। बादशाह ने कहा तुम मेरे भाई हो छोटे, आ गया हूँ, और दिल्ली इतना भी दूर नहीं है, जब कभी बुलाओगे फिर आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्यों इतना तकलीफ़ दी है मुझे भी, मेरा तो बड़ा ख़र्चा करा दिया तुमने, अब ऐसे कर 20 करोड़ रुपया मुझे तावाने जंग दो। उसने कहा जब से मुगलिया सल्तनत बनी है कभी भी इतने पैसे तो वही नहीं खजाने में। शाहजहां ने टैक्स लगा लगा के 16 करोड़ जमा किया था, जो हमारे दादाजी औरंगज़ेब आलमगीर ने मराठों और सिखों के खिलाफ लड़ लड़ के सारा खर्च करते। नहीं कि जी फिर तू इधर हो जाती, अपने लहजा इकट्ठा कर देने। आ गए इंडिया में बहुत पैसे हैं, तेरे से पास नहीं है तो हम खुद लूट लेंगे, डाके से पहले मारते सा। ठीक, अब ये जो मसला है, नादिर शाह फातिहाना अंदाज में दिल्ली के लाल किले में पहुंचा तो मुग़ल बादशाह ने उसका शानदार इस्तकबाल किया और कीमती ताइफ दिए। ये कहानी एक ही है। लाहौर में अंग्रेज़ पहुंचे 1849 में, तो किले के दरवाजे पे बाहर आके दलीप सिंह 11 साल आदे उनका इस्तकबाल किया, तहाइफ आपस में बांटे। यहाँ पे भी फ़ारसी पढ़ गए थे अंग्रेज़ जिस वक्त उसको उतारना। कहानी उसी तरह की है। अब इसने नादिर शाह ने इतनी मेहरबानी की कि मोहम्मद शाह को छोड़ दिया कि तुम बादशाह मैं तेरी नहीं लेता, तुम भाई है मेरा, फिर जद्दी पुश्ती। तो उसके बाद दिल्ली में पहली मुलाकात दीवान ख़ास में हुई। संगे मरमर की इमारत पर सूरज की रोशनी से बचने के सुर्ख कपड़ों के साइबान लगे हुए थे। सतून, दीवारों और छतें सोने और चांदी के वर्क से ढकी हुई थी। कुर्सी की तर्ज का तख्त ताऊस 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा सोने के 4 पायों पर खड़ा था। हर सतह पर जवाहरात जड़े थे, कुछ बहुत बड़े, कुछ कबूतर के अंडों के बराबर। कोई नहीं गिरा हुआ तख्त के आगे याकूत और ज़मुरद से घिरा हुआ था अपनी असल से। ये सब कुछ मैं इसमें नहीं जानना चाहता। जुमे की नमाज के बाद नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और फ़ारसी में नादिर शाह के नाम के सिक्के डाले गए, जाहिर है। और दिल्ली के लोग पहले अच्छा दिल्ली वाले जो थे ना उनको समझ नहीं लगी। वो ईरानियों ने लाल टोपियाँ पहनी हुई सन, तो देख के तो उन पर हंसते थे कि मस्करे आ गए। ठीक, कि तो तफा मार जाना कि तेरे
और एक आधे को मार भी दिया। लोगों को समझ नहीं लग रही थी कि क्या कितने एक ही अजीब व गरीब किस्म के लोग जो है ना वो आ गए हैं। अब दिल्ली के लोग पहले ईरानी से और बाजार के लोग किजलबाज सिपाहियों को पर हंसते थे, जो ज़्यादातर फारस के देहातों और पहाड़ों के सादा लोग थे। नादर ने अपने मिलिट्री पुलिस को हुक्म दिया कि जो भी शहर में किसी ईरानी को ज़ख्मी करे शहरी, उसकी नाक या कान काट के ले आओ या फैंटी लगा दो। मुग़ल दरबार में उमरा के इंतशार ने नादर का काम आसान कर दिया था। अब अवध के गवर्नर सादत खान की जल्दबाजी 24 फरवरी को करनाल मुग़लों की शिकस्त और खुद उनकी गिरफ्तारी का बायस। गिरफ्तारी के बाद अवध के गवर्नर सादत खान ने नादर शाह की हमायत की कोशिश की। तो उसने कहा कि अच्छा, अगर मेरा इतना साथ देते हो तो जाके दिल्ली के लोगों से टैक्स इकट्ठा करके लाओ। जब टैक्स नहीं इकट्ठा हुआ फिर तफा मारा उसने गवर्नर को, तो बड़ा मेरे साथी बनता है, ला ना पैसे, तो पैसे लेने आए। अनफॉर्चुनेटली मुग़ल दरबार के रईस जो थे उनके हालात बड़े ख़राब थे। तो उसने एक मुग़ल वज़ीर से पूछा कि आपके हरम में कितनी औरतें हैं? उसने कहा 850। कहते हैं अच्छा 150 औरतें दे देने ताकि तू सही बटालियन कमांडर बन जाए, 1000 बंदे। और उनके एक हकीम साहब थे जिसका नाम था, मैंने अपनी PhD के थीसिस में जिक्र किया है, हकीम अलवी खान शिराजी। वो शिराज से आए हुए थे, वो भी ईरानी थे। हकीम साहब की 80 बीवियाँ थी। हाँ, मैं अभी जिक्र करूँगा। नादिर शाह का पेट खराब हो गया, तो उन्होंने कहा मेरा कोई खा के इंडिया के मसाले, मेरा पेट खराब है, कुछ करें। हकीम साहब को बुलाए। हकीम साहब बड़े 80 साल के थे उस वक्त, बुजुर्ग आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी नब्ज़ दे के। उसने कहा फ़ारसी बड़ी अच्छी बोलते हैं। कहते मैं शिराज का हूँ। कहते अच्छा तो ऐसे की करना ठीक। और उसके बाद हकीम साहब ने एक मर्तबान माजून का लाए बादशाह को, ये आप माजून खा लीजिए। बादशाह हाथ पाया खा गया सारा, कहना हलवा ये खूब बस दीगर बिहार, बड़ा मज़ेदार हलवा है और लिया। इसको बनाने में ना 40 दिन लगे। कहते लिया ना और उसको हकीम को कहा तो हलवा बना, माजून बना सोने के वर्कों के साथ मुझे दे। जाने लगा तो हकीम साहब को भी साथ ले गया। उन्होंने कहा बीवियाँ ने चढ़ गए थे, चल मेरे साथ तू ही राम तो नस के आया है, ठीक। और फिर हकीम साहब को इंडिया याद आया तो उन्होंने हज पे चले गए। फिर हज से वापस फिर इंडिया आ गए, उसको बचा दे के 5 साल के बाद। ये हालात थे कि हकीमों का भी ये हाल था और उनका भी ये हाल था। अब आप देख सकते हैं कि क्या होना था दिल्ली। मर्ग बाज़ालम वली इबादत मर्ग मजलूम, ठीक। दिल्ली में जब कत्लेआम हुआ तो उन्होंने नारा लगाया दिल्ली वाले मर्ग बार जालम। उसने कहा नादिर शाह ने इबादत मर्ग मजलूम, मजलूम दी मौत तो बाद, पहले तो मारांगे फिर मरांगे। अब पहाड़ गांधी इलाकों में दोपहर को कोई फ़ारसी फ़ौजी मकई की कीमत मुकर्रर करने गए, लोगों ने उनको मारा और उसके बाद फिर बंदूकें चलना शुरू हो गई। एक गोली चली तो फिर और गोली चली। अब ये तमाशा जो था ये दिल्ली में किसी काम नहीं आया, सब कुछ तबाह हो गया, कत्लेआम शुरू हो गया, बंदे मारे गए, सरों के वो बन गया, वो जिसे कहते हैं वो मीनार बन गए। औरतों ने कुएं में छलांग लगा दी, मर गए। लोगों ने अपने पहले बच्चों को मारा। फिर अब जाने लगे 2 महीने के बाद, तो उन्होंने गाने वाली भी ले गए इंडिया से, तख्ते ताउस भी ले गए, कोनी उड़ा भी लगा हुआ था वो भी ले गए, हकीम अलवी खां भी ले गए ठीक। आप जाते जाते उसको फिर नसीहतें भी की। उसने कहा कि ए नाक बदंदेश मोहम्मद शाह, ये जो रखा हुआ है ना निज़ामुल मुल्क, इससे बच के रहना, ये तुम्हें किसी दिन तबाह कर देगा। और उसको कहा कि तुम 50,000 घुड़सवार रखो, और ये भी कहा जितने तुम्हारे फ़ौजी ऑफिसर हैं सबका हसब नसब मालूम करो और उनका पता रखा करो, उनके बारे में मालूमात। अब नाउ द जेंटलमैन वाज एडवाइजिंग हिम एज ए बुजुर्ग, ठीक। पहले तो कहता तू ख़ानदानी नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ ख़ानदानियत क्या होती है। अब एज ए फाते
वो उसको एडवाइज कर रहा था। अब आप देखिए तो 85 मिलियन के 8 पाउंड्स 753 सब कुछ इंडिया का लूट के ले गए। अब उसने कहा इसको, मोहम्मद शाह को, उसने कहा जी रिश्तेदारी भी कर दो। उसका बेटा था नसरुल्लाह खान, उसने कहा कि एक शहजादी की शादी इससे कर दो। शादी की उन्होंने। फिर मेरा ख्याल है वो औरंगज़ेब की शायद वो भांजी थी, और फिर उन्होंने कहा कि उन दूल्हा को कुछ दो ना, हमारा तो रिवाज है कुछ, ठीक। उन्होंने जोड़े, नकद, जेवरात, आतिशबाजी, मोहम्मद शाह ने दूल्हा को किलत में मोतियों का हार, एक जुड़वा और खंजर और सोने से रास्ता एक हाथी पेश किया। अब जो थे ना वो आ गए मुगलिया ख़ानदान के बाबे, निकाह पढ़ने वाले। उन्होंने कहा जी हम लड़की उसको देते हैं मुगल जो 7 पुश्तों से बादशाह का ख़ानदान हो, तो तुसी भी अपनी पुश्तां गिनाओ। नादिर शाह ने हुक्म मारिया, कहना लिखो तलवार इब्ने तलवार इब्ने तलवार, 7 की 70 पुश्तों तक पहुंच जाए। हम तो हैं ही शमशीर इब्ने शमशीर। ये क्या तुमने तमाशा लगाया हुआ है? तुम्हारे ख़ानदान के पल्ले क्या रह गया? तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उनके 70 नस्लों तक चली जाएगी, 7 की बजाय 70 तक। 12 मई को उसने दरबार किया मुनक़िद और फिर मुग़ल शहनशाह को तोहफे दिए, तलवारें दी। और अब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की बादशाह बहाल कर दी। अब मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से इल्तजा की कि दरियाए सिंध के मगरब में तिब्बत और कश्मीर तक के तमाम इलाके हम आपको दे देते हैं। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हुक्मरानी के मशवरे दिए और कहा कि वो ज़मीनें ज़ब्त कर ले जो मुग़ल उमरा को ओहदों की मुद्दत तक हासिल थी, और इसके बदले उन्हें शाही खजाने से नकद अदायगी कर दे। 60,000 घुड़सवारों की तनख्वाहदार फ़ौज अपने पास रखे। ये सारा उसने नसीहतें की। अब जो था वो उनके मातहत बादशाह के तौर पे उसने अपने आप को बना लिया। और नीचे मैंने हकीम अलवी खां का भी जिक्र किया है जो मैंने आपको बता दिया। अब उसने पगड़ी बांधी और पैसे फेंकता हुआ और एक गालिब ताकत की हैसियत से वापस चला गया। पीछे ये लुटमार ये मायूस हो गए, खोते दिफा के चले मुगलों को। अब ये देखें कि 1745 में उसने 1,40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल उस्मानी तुर्कों की फ़ौज को एक दफ़ा फिर शिकस्त दी। दागिस्तान जो इस वक्त रशिया में है, उसकी शोहरत को दबाने में नाकामी ने नादिर शाह को चिड़चिड़ा बना दिया। वो शक्की बदमजाज हो गया और अपने बेटे और वली रज़ा कुली को कत्ल कर दिया कि वो शायद तख्त पे कब्जा करना चाहता। उसके बाद जब वो मरा है तो उसके भतीजे अली कुली आदिल शाह के नाम से बादशाह बना, लेकिन वो बादशाह ज़्यादा नहीं चल सकी। ये तो थी नादिर शाह की कहानी। नादिर शाह के पास एक अफ़गान लड़का एज ए बैटमैन आया था, खासादार पर्सनल, तरक्की करता 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 उसका फ़ौज का जरनैल बन गया और उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अज़दीज़ अफ़गानिस्तान के बानी के तौर 1770 इसने 1772 में उसकी वफ़ात हुई है। 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह बाकी अफ़गानिस्तान आ गया और यहाँ पे जब पहुँचा कंधार में, ये उसका मज़ार है, मैं गया हुआ हूँ, उस पर अल्लामा भी गए हैं, अल्लामा ने नज़म भी लिखी है मस्ती मुसाफिर में। और उसने खुरासान से लेके कश्मीर, शुमाली हिंदुस्तान, पंजाब, दरिया आमू तक अपना इक़्तिदार उसने कायम कर दिया। और ये है उस वक्त का कंधार। अगर आप देखें थोड़ा बहुत आपको नज़र आएगा। इसके आबाओ सद्दूज़ई थे। अब आप जाए ना इधर यहाँ मीरपुर से आगे पुंछ की तरफ तो आपको सुदन कहलाते हैं, सद्दूज़ई मुल्तान में भी हैं। ये पठानों के ट्राइब इधर आबाद हो गए थे अहमद शाह के ज़माने में। सद्दूज़ई और सुदन, सुदन गली भी है जहाँ पे वो हम आज़ाद कश्मीर के साथ हमारा बनता है एक। अच्छा, अलकोज़ई कबीले के साथ था इसका। इसने अपना खिताब रखा था दुर्रे दौरान, मोती ज़माने का, तो उससे वो दुरानी कहलाए।
रॉयल फैमिली जो अहमद शाह अब्दाली की औलाद है वो अपने आप को दुर्रानी कहलाते हैं, दुर्रे दौरान। ये अलगोज़ैन का कबीला था और उस वक्त कहते हैं हेरात में या मुल्तान में 1722 में ये पैदा हुआ है। और कबीले के सरदार हेरात के गवर्नर मोहम्मद ज़मान खान और खालू खान अलगज़ई की बेटी ज़रगोना के यहाँ पैदा हुए थे। दुरानी अहमद खान के तौर पर पैदा हुए। अब्दाली के वालिद 1715 में जेल से रिहा होने से कबल किरमान यानी ईरान में कई सालों से फ़ारसी कैद में थे। महाजिर की हैसियत में वो हिंदुस्तान से रवाना हुआ और मुल्तान में अपने रिश्तेदारों में शामिल हुआ। वहाँ अपने कुंबे की परवरिश करने के बाद उन्हें मौरूसी सिद्दोज़ई सरबराहों के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। ये ख्याल किया जाता है कि ज़मान खान फ़ारसियों और अपने अफ़गानी हरीफों से लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान वापस आए। ज़मान खान उसके वालिद का नाम था, लेकिन उन्होंने अपनी एक बीवी मुल्तान में छोड़ दी कि वो ख़ानदानी खातून थी और फिर वो वापस चले गए जहाँ उसका बेटा पैदा। 1729 जून में जुल्फ़कार के मतहत अब्दाली फ़ौज ने नादिर शाह के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन साथ साथ फिर बगावत भी करते रहे और ये इनका सिलसिला चलता रहा। और जुल्फ़कार जो था बाद में इनकी लड़ाई उसके साथ होती रही। मैं डिटेल में नहीं जाता और एक ज़ाती हाज़िर यानी बैटमैन से तरक्की करके 4000 फ़ौजियों और अफसरों के घुड़सवार अब्दाली रेजिमेंट का कमांडर बन गया। 1738 में मुग़ल सल्तनत के हमले के दौरान अब्दाली रेजिमेंट नादिर शाह की फ़ौज का एक हिस्सा था। पश्तून तारीख़ के मुताबिक दिल्ली में नादिर ने अहमद खान को तलब किया और कहा कि अहमद खान अब्दाली याद रखें कि मेरे बाद आपकी बादशाही गुजरेगी। ये खुद ही पठान कहते हैं, कौन किसी को बादशाह बनाता है या कौन नहीं। और अब 1747 में नादिर खान के कत्ल के बाद अहमद खान अपना दस्ता लेके कंधार आ गया और उसके बाद इसने अपनी जान को ख़तरे में डाले बगैर अब ये मौलवी साहब उसके सर पे ताज रख रहे हैं। मौलवी साहब भी लाहौर के थे, ठीक। बाद में इन्होंने पंजाब पे कब्ज़ा भी कर लिया अहमद शाह, दिल्ली तक, कश्मीर, पठानों को आबाद भी किया। कंधार में अपनी बादशाहत का ऐलान किया और उसके बाद उसने एक फोर्स तश्कील दी जिसमें अपने साथी दुरानियों और दीगर पश्तूनों के साथ साथ ताजिक, किजलबाश और दूसरे मुसलमान भी शामिल, आर्मीनियाई लोगों को भी शामिल किया, क्रिश्चियंस को भी, जो ईरान से उसको मिले बचे खुचे नादिर शाह के बाद उनको भी उसमें शामिल किया, हिंदुओं को भी शामिल किया उसने। खैर गिलजी या खिलजई या गिलजई, जिनको गिलजई हुक्मरान था ये नादिर, और आखिर में जो ये नहीं था ज़ाहिर शाह, ये गिलजई थे। तो गिलजी जई ये इस तरीके से बाद औक़ात वो लफ्ज़ बोलते हैं। उसने अपनी फ़ौजी फ़तह का आगाज़ खिलजियों से गज़नी पर कब्ज़ा करके फिर मकामी काबल में लड़कर किया और मुख्तलिफ़ अफ़गान कबाइल की क़यादत बुनियादी तौर पर इस कबीले के लिए माल गनीमत फ़राहम करने की सलाहियत पर भरोसा कर। सन 1747 से 1753 3 बार पंजाब के खित्ते पर हमले करने के अलावा उसने हेरात पर कब्ज़ा किया। अब इसने प्रॉब्लम ये क्रिएट किया कि ख़ुद अफ़गान होके, हालांकि फ़ारसी का शायर भी था, इसने कुछ पर्शियन एरियाज़ मिला के दरिया आमू तक जाके इसने अफ़गानिस्तान का ऐलान कर दिया। फ़ारसी बोलने वाले अब भी अपने आप को अफ़गानी नहीं कहलाते, अफ़गानिस्तान के। वो कहते हैं हम ईरानियन ट्राइब है और हम पे ज़बरदस्ती गलबा किया हुआ अफ़गान पश्तून उधर से उधर मुसीबत में पड़े हुए हैं और इधर जो है इधर वो कहते हैं कि जी हमने पश्तूनिस्तान बनाना है। अब मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता, ये एक लंबी बहस है, लेकिन एक आर्टिफिशियल एम्पायर जब क्रिएट कर दी गई अफ़गानिस्तान की, जिसमें पूरा हमारा बलूचिस्तान भी शामिल था, मुल्तान भी शामिल था, पंजाब भी शामिल था, कश्मीर भी शामिल था, तो इस एम्पायर को अंग्रेज़ों ने महदूद कर दिया और इसको एज ए बफर स्टेट के तौर पे इस्तेमाल किया रूस से अपने आप को अलहदा रखने के लिए, ईरान से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक नुक्ता है जिसको आप ये समझ लें। अब मैंने आपको बता दिया कि निज़ाम हैदराबाद दक्कन निज़ामुल मुल्क ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। सादत खान ने अवध में जाके अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। अली वर्दी खान ले दे गया था बंगाल को, वो चला गया
साउथ में और चले गए। अंग्रेज़ों ने बंगाल बार उड़ीसा ले लिया 1757 में। अब मराठे जो हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शुमाल की तरफ मूव किया और पंजाब पे भी मराठों का गलबा हो गया, अटक के किले तक मराठों का, हिंदुओं का। मुगल बादशाह मैसूर हो गया। नेपाल वाले भी पंजाब की तरफ मूव करना शुरू हो गए, जो कभी मुगलों के काश्त ज़िम्मेदारों की हैसियत से होते थे। अब इस सारी सिचुएशन में हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद शाह अब्दाली को हाथ लिखा कि आके मराठों की सरकोबी करे। अब मरे को मारे शाह मदार, जो कुछ बाकी भी बचा था उड़ी गया। जितना मर्जी उसको तकद्दस का नाम दे दें, मराठों की उसने टिका बोटी कर दी। थोड़ा बहुत उसने प्रेशर मुसलमानों पर रिलीव किया, लेकिन पंजाब भी शामिल कर लिया और कश्मीर भी, और इतने जालमाना टैक्स लगाए कि पंजाब के बारे में कहते थे लोग कि खादा पीता लाहेदा तो बाकी आमद शायदा। बच गया तो आमद शाह ले जाना है, आप ही खा पी जाओ ना, घर कोई बचे वो ले जाना है। अब ये मजे की बात ये फारसी और पश्तो का शायर भी था, अल्लामा ने भी जिक्र किया है इसका, इसकी पर्शियन पोइट्री का आगे चल के जिक्र होगा। और एक सल्तनत की पहचान को भी मैं मज़ीद दिया। फिर हिंदुस्तान पे हमले 1700 शाह वलीउल्लाह की तस्वीर लोग बनाते हैं इस तरह, और इसकी अहमद शाह की 7 बार उसने हमला किया। फिर 40,000 फ़ौज के साथ दर्रा खैबर को अबूर किया बगैर किसी मुखालफत के, पेशावर पर कब्ज़ा किया, दर्रा सिंध को अबूर किया, इसकी लाहौर पर कब्ज़ा किया। 1749 में मुग़ल हुक्मरान इसके दारुल हुकूमत को दुरानी अफवाज से बचाने के लिए सिंध और बहरी हिंद समेत पंजाब के तमाम हिस्सों के छोड़ने पर मजबूर किया। इसी तरह बगैर किसी लड़ाई के मशरक़ के काफ़ी इलाके हासिल कर लिए, हरात पर कब्ज़ा करने के लिए मगरब की तरफ रुख किया, जिस पर नादिर शाह के पोते शाहरुख की हुक्मरानी थी। उसके बाद शाहरुख को ने हटा दिया और खादा पीता लाहिदा तो बाकी आमद शाहिदा। कसूर का जो हुक्मरान थे, ये जो पठान है कसूर के, इन्होंने इसका साथ दिया था। और इसका यहाँ लाहौर में एक लड़की थी जिसका नाम मुगलानी बेगम था। उसका जो मियाँ था मनवरुद्दीन था, वो गवर्नर था, वो मर गया है 25 साल की उम्र में। इस खातून गवर्नर बन गई, कभी मुगलों का साथ देती थी, कभी अहमद शाह का। अहमद शाह ने इसको बेटी बनाया हुआ था। इसका जर्नैल था वो, क्या उसका नाम था, बड़ा बकारी खान, और बकारी खान हुकूमत पे कब्ज़ा करना चाहता था और इनकी आपस में लड़ाइयाँ जारी थी। बकारी खान ने सुनहरी मस्जिद बनाई, उसने सोने की कलफ लगा दी। सुबह सुबह जाके बड़े इज़्ज़त के साथ लाहौर में जब सुनहरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो बाहर किसी ने इश्तिहार लगाया हुआ था, बना कर द मस्जिद बकारी खान पलिश्त ज़ारा जिंदे अंदूद वाज मुर्द खिश्त। फारसी बोली जाती थी ना लाहौर में। ये पलीत बकारी खान ने मस्जिद तो क्या बनाई है, जिंदा तो सोना खो लिया तो मुर्दियां की कबरें चुट्टा कट के लाई थी। अब ये वो वक्त था, इन्होंने इतना डिस्टर्ब किया पंजाब की कि सिख आहिस्ता आहिस्ता, इसके बेटे ज़मान खान ने अपनी तोपें निकालने के लिए सिखों को भी कुछ इख्तियारात दिए, कुछ इलाके उनके हवाले किए, और फिर मुसलमानों की हुकूमत पंजाब से ख़त्म हो गई। और ये वो मंज़र है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, ये अगर देखें, मैंने बताया कि शायर भी था, ये आपका इंडिया था उस वक्त, मराठे यहाँ तक आए हुए थे। ये खारान कल्लात की रियासतें थीं, ये बंगाल था, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, और ये इलाके मराठों के पास, ये इतना था मुगलों के पास रह गया था। पंजाब पे ये लोग छाए हुए थे, कश्मीर पे ये छाए हुए थे। अब अल्लामा जो है वो आपको यहाँ ले आए हैं, मैं थोड़ा सा आपको अल्लामा का पढ़ाता हूँ, बैकग्राउंड की समझ लग गई ना अब आपको। क्या नादर था, क्या अहमद शाह था, जब उसकी बारी आएगी सुल्तान टीपू की, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। अब हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि हरकत बे काख़ सलातीन मशरक़, मशरक़ के सुल्तानों के महल की तरफ मूवमेंट। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पहुंचा हूँ जहाँ भी एक बहुत बड़ा महल था, उसके अंदर 3 सुल्तान थे। एक का नाम नादिर शाह था,
एक का नाम अहमद शाह अब्दाली था और एक का नाम टीपू था। अब बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के, मैं कहने नहीं फौत हो गए हैं बुजुर्ग से हमारे, अतीक रहमान समली मौलाना मंजूर नुमानी के बेटे थे। ये लखनऊ से एक रिसाला निकाला करते थे बड़ा मशहूर, ये लंदन में होते थे। मौलवी साहब ने ना मैंने एक मजमून लिखा सिरात मुस्तकीम में, लंदन में 1986 में लिखा होगा। तो मौलवी साहब ने मेरे ख़िलाफ़ ख़त लिख दिया रिसाले के अंदर। तो मैंने लिखा था नादिर शाह अफशार, उन्होंने कहा जी नादिर शाह दुरानी। मैंने कहा खुदा के बंदो को अफगान ना बनाओ, रहने। फिर मुझे एक किताब लिखना पड़ी, हकीकत हाल, औरंगज़ेब का अंदाज़ गुमरानी, सिख मज़हब और तहरीक। और हकीकत हाल की किताब मेरी किस्तों में मौजूद है सिरात मुस्तकीम के। और मौलवी साहब को फिर ऐसा जवाब मिला कि मौलाना महमूद अहमद मीरपुरी उनको कहते उन फंसे हैं ना वही दे के, बहुत आप आलिम बनते थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, पीछे फौत हुए, इंडिया में बड़े मशहूर थे। तो मेरे साथ उनकी बहस हुई थी। तो नादिर शाह अफ़गानी नहीं था, नादिर शाह ईरानी था, तुर्क कबीले से था, अफशार था। उसने इक़्तिदार पे कब्जा किया। अहमद शाह उसका जर्नैल था। अहमद शाह ने उसके मरने के बाद इन इलाक़ों पे कब्जा कर लिया। और टीपू उस वक्त साउथ में थे, बल्कि उसके वालिद साहब थे। और ये अगर आप इन चीज़ों को समझ लें, इकबाल की आपको समझ लगेगी। इकबाल कहते हैं कि रफ्त दर जानम सदाए बरतरी, मस्त बूदम आज नवाए बरतरी। मेरी जान के अंदर उतर गई बरतरी की आवाज़, बरतरी हरी जिसका मैं जिक्र कर रहा था पिछली दफ़ा। और मस्त बूदम आज नवाए बरतरी, और बरतरी के गीत से मैं मस्त था अभी तक। और गुफ्त रूमी चश्म दिल बीदार बे पाबरून अज हल्काए अफकार ने। मौलाना आए रूमी उन्होंने कहा कि चश्म दिल बीदार बे, दिल की आँख बेदार होना ही बेहतर है। बे का मैंने अच्छा, बे बेहतर बेहतरीन। वाह वाह, जिसको हम वाह कहते हैं उसको वाह कहते हैं, वाह बे बेहतर बेहतरीन। गुफ्त रूमी चश्म दिल बीदार बे, इसको दिल की आँख को खोलना बेहतर है। और पाबरून अज हल्का, ये अफकार ने और सोचों के हल्के से अपना पाँव बाहर रख देना चाहिए। अल्लामा ने हमेशा ये कहा है कि जो हिंदुस्तान के ब्राह्मण थे, पंडित, वो अपने अफकार के समुंदर में डूब जाते थे। ब्राह्मण सरशार है अब तक मये पिंदार में, शम में गुदुम जल रही है महफिले अगियार। और अपने पीएचडी के थीसिस के आगाज़ में भी इकबाल ने यही कहा है कि इंडिया के जो ब्राह्मण हैं वो अपनी सोच में इतना कंसंट्रेट करते हैं कि डूब जाते हैं, गर्क हो जाते हैं। जबकि ईरानी एक पॉइंट से दूसरे तीसरे एंग्जाइटी के साथ, और यही उनकी फ़ारसी गज़ल के अंदर नज़र आता है, एक शेर तो दूसरे तीसरा, आपस में कोई रबत नहीं। बिकॉज वो माइंड जो है वो जल्दी जल्दी सारे फासले तय करना चाहते हैं। ब्राह्मण का माइंड जो है वो गर्क हो जाता है। अब चूँकि बरतरी हरी का जिक्र है, तो एक बार उस बैकग्राउंड में कहते हैं कि रूमी ने कहा कि पाबरून अज हल्का, ये अफकार में सोचों के हल्का से पाँव बाहर रख, अब इसको निकल आओ बाहर। एक नज़र, वो कहते हैं कि करदाई बरबज में दरवीशान गुज़र, एक नज़र कौखे सलातीन हम निगर, तूने दरवेशों की महफिल में गुज़र तेरा हुआ है। और अब एक नज़र, एक निगाह कौखे सलातीन हम निगर, एक निगाह से बादशाहों के सलातीन के महल को भी देखो। सलातीन, सुल्तान और बादशाह में क्या फ़र्क है? इंडिया के जो सुल्तान थे वो अब्बासी खलीफा और उसके बाद उस्मानी खलीफा की बैत करके उनके वफादार नामीनली होते थे। बाबर वाज द ओनली किंग, शहनशाह, जो हिंदुस्तान में पहला शहनशाह बना। इससे पहले इंडिया में बादशाह को। ये है फ़र्क सुल्तान और उसमें। ये सुल्तान टीपू भी ऑटोमन टर्क जो थे उधर से लेता था वो असनाद और दुआएं। तो ये एक फ़र्क है सुल्तान का और शहनशाह। शहनशाह इंडिपेंडेंट होता है, खुदा का साया अक्स होता है ज़मीन पे, लेकिन सुल्तान जो होता है वो किसी
और जगह से आपने कहा। इवन सुल्तान महमूद गज़नवी भी अब्बासी खलीफा मुतसिम बिल्ला की बैत की होगी। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये लोगों को नहीं पता। तो इसलिए वो कहते हैं कि खुसरवान मशरक अंदर अंजुमन सतवत ईरान व अफ़गान व दखन, कि मशरक के जो खुसरो है वो एक अंजुमन में एक महफिल सजा के बैठे। और ये तीनों हैं कहाँ के? सतवत कहते हैं शान व शौकत को, ईरान, अफ़गानिस्तान और दक्कन के। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स। नादरन दानो, ये रमज़ इत्तिहाद। नादर जो था वो इत्तिहाद के रमज़ को जानता था। ईरान टुकड़े टुकड़े था, उस टुकड़ों बखरों को इकट्ठा करके उसने एक एम्पायर को यूनाइट कर दिया। नादरन दाना, ये रमज़े इत्तिहाद बा मुसलमान दाद पैगाम वदाद, उसने मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम दिया। जिस तरह उसने शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया, इधर आके अगर उसके बंदे ना मारते तो यहाँ भी शायद ना मार के जाता। दिल्ली में वो एक लिहाज से वॉज यूनिफाइंग और उनको सारी अक़वाम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। और मर्द अब्दाली वजूद शायती दाद अफगान रासा से मिलती, अब्दाली मर्द जिसका वजूद एक निशानी है, अल्लाह की आयत है, वजूदश आयती दाद अफगान रासा से मिलती, उसने अफ़गानियों को एक कौम की बुनियाद मुहैया कर दी। इससे पहले अफ़गानों की कोई कौम नहीं। ये सब झूठ है कि हमने कभी किसी की ग़ुलामी नहीं की। मुग़लों की भी की है, तुर्कों की भी की है। सुल्तान महमूद गज़नवी नहीं था अफ़गान, वो तुर्क था, तुर्कों का ग़ुलाम था। ईरानियों ने हुकूमत किया, मुग़लों ने किया। मुग़लों ने कंधार को फ़तह करने के बाद शाहजहां के ज़माने में घोड़ों की दुमों के साथ उनकी पगड़ियाँ बांध के उनको खींचा है। ये रूसियों ने कि बस दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। मैं ये नहीं, किसी कौम की मैं नहीं कह रहा, लेकिन उस वक्त मसला पैदा होता है जब अक़वाम अपने आप को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देती है कि हम सदियों से हम मौजूद हैं। भाई सदियों से नहीं हो, 1767 से तुम मौजूद हो एज ए मुल्क। और वो आपके मुल्क का ये है जो इन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान को एक वतन की बुनियाद दी है। और क्या है, सबसे ज़्यादा उन्होंने खराज अक़ीदत पेश किया है सुल्तान टीपू को। अन शहीदान मोहब्बत राय इमाम आबरूए हिंदो चीनो रूम और शाम, वो मोहब्बत के शहीदों का इमाम जो इंडिया, चाइना, रूम और शाम की आबरू थी। नामश अज़ खुर्शीद व मैं ताबिंद तर और खाक कब्रश अज़ मनो तू जिंद तर, उसका नाम जो है सूरज और चांद से ज़्यादा चमक रहा है और उसकी कब्र की मट्टी मुझ और तुझ से ज़्यादा जिंदा है। ये टीपू सुल्तान। इकबाल की निगाहों में इश्क राजी बूद बर सहरा नहाद, तू नदानी जान च मुश्ताकान दाद। इश्क राज था, उसने उस राज को डेजर्ट पे फैला दिया। और तू नहीं जानता कि किस मुश्ताकाना अंदाज से उसने अपनी जान कुर्बान करके शहादत उसने कबूल कर दी। शेरों की तरह आया झपटा, उसने गुलामी इख्तियार नहीं की, भेड़ की ज़िंदगी इख्तियार। तू नदानी जान से मुश्ता कान दाद, आज नगाह ख्वाजा बद्र हुसैन फ़क्र सुल्तान वार से जज्बे हुसैन। आज निगाह ख्वाजा बद्र हुनैन, जंग हुनैन और जंग बदर के जो मालिक हैं रसूल कमांडर इन चीफ, उनकी निगाह में फ़क्र सुल्तान वार से जज्बे हुसैन। जो सुल्तान का फ़क्र था वो हज़रत हुसैन के जज्बे की विरासत थी। और फरमाते हैं रफ्त सुल्तान जिन सराय हफ्त रोज़ नौबत उदर दकन बाकी हनूज। इस सरा से, इस घर से जो 7 रोज़ का है, ये ज़मीन, ये कायनात जो 7 दिन में पैदा की गई है, 6 दिन में ये सरा, उससे सुल्तान चला गया इस ज़मीन से, इस जहान से। नौबत उदर दकन बाकी हनूज, अभी भी उसकी नौबत जो है दकन में बज रही है। अभी भी उसका खौफ जो है मैसूर में लोगों को मसूर किए हुए है। अभी भी सब डरते हैं। हर फसोतम खाम फ़िक्रम ना तमाम,
कई तवान गुफ्तन हदीस अनमुकाम, मेरी हर्फ मेरी आवाज़ खाम है और मेरी सोचें इनकम्प्लीट हैं, नातमाम है। कई तवान किस तरह गुफ्तन हदीस अनमुकाम, उस मुकाम की दास्तान को कैसे बयान किया जा सकता। नूरियाँ जलवा यू बसीर, जिंदा व दाना व गुया व खबीर। फरिश्ते जो हैं नूरी मखलूक, उसकी जगह के जलवे से बसीर हैं, उनकी आँखें जो हैं वो देख रही हैं। अंधे जे नज़र आ रहा है उस खाक के जलवे से। और जिंदा व दाना व गोया व खबीर, और फिर नूरी जो है वो जिंदा दाना बोलने वाले और ख़बरदार हो गए हैं। और ये कसर जो है महल कसरी अज फ़ैरूज़ दीवार व दरश, आसमान नीलगुन अंदर बरश। उसका जो कसर है महल है वो फ़िरोज़ी का बना हुआ है, फ़िरोज़ी के पत्थर का। ये ग्रीन किस्म का ख़ास किस्म का पत्थर जो कीमती, उसका बना हुआ है। कसरी अज फ़िरोज़ दीवार व दरश, और उसके दीवार और दर भी उसके बने हुए हैं, दरवाजे भी। दर डोर, ये वही लफ्ज़ है फ़ारसी का दर जो इंग्लिश में डोर में बदल, डोर दौर डोर। फिर फरमाते हैं आसमानी नीलगुन अंदर बरश, बरश ऊपर, बार बारिश, अंदर बरश, नीले आसमान उसको लपेटे हुए है उस महल को। दार बार कर दें टू वियर इट, उस महल ने आसमान को पहना हुआ है। अब इकबाल कहते हैं कि आगे क्या हुआ है, रिफत बारतरस चंदो चगुन मी खुना दंदी शरा खार ज़बून। उस महल की बुलंदी रिफत बारतरस चंदो चगुन, चंद कितना, चगुन कैसा, कैफियत कमो कैफ जिसको कहते हैं अरबी ज़ुबान से बाला दारा। ये स्टेटिस्टिक्स में उस महल की नहीं बयान कर सकते उसकी खूबियाँ, कितना बड़ा है, कैसा है, खूबसूरत है। क्वांटिटी और क्वालिटी जो है चंदो चगुन को कहते हैं। चगुन इज़ ए क्वालिटी एंड चंद इज़ ए क्वांटिटी। बरतर है वो महल, और मी कुना दंदी शरा खार ज़बून, और जो सोचता है उस महल को देख के उसकी सोचें खार होकर रह जाती हैं, और ज़बून जलील, मतलब जिसे कहते हैं ना, ज़बून का मतलब जलील ही होता है, या मतलब जलील का लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है इसका, इसके लिए आता खार, खार का लफ्ज़ आता, खार हो गया हूँ मैं। आगे फरमाते हैं हज़रत अन गुलो सर्व समन अन शौक सार, आज लताफ़त मिसल तस्वीर बहार। उस महल के अंदर फूल भी थे, सर्व के दरख्त भी थे, यास्मीन की बेलें भी थीं। फारसी में यास्मीन का लफ्ज़ जो है ना वो समन में, मैंने आपको बताया कि पर्शियन में हम करते ये हैं, बहुत सारे लफ्ज़ उड़ाते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, उसको कंट्रैक्ट कर लेते हैं वर्ड, वैसे करके ना छोटा समन, यासमन से हमने उसको लिया है। और फिर फरमाते हैं अन शौकसार, और वो शौकसारे आद लताफ़त, अपनी लताफ़त, अपनी फाइननेस। लताफ़त के लिए मुझे उर्दू का कोई लफ्ज़ नहीं मिलता, क्योंकि उर्दू तो है फारसी का लफ्ज़, इंग्लिश में इसके लिए फाइननेस आप कह सकते हैं। नहीं, डेलिकेसी तो, और मतलब फाइननेस, रिफाइन, अन लताफ़त मिसल तस्वीर बहार, इस तरह जैसे बहार की तस्वीर हो। बहार भी पर्शियन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने आपको नौरोज़ के बाद, हाँ मैंने आपको बताया ना, पर्शियन में वावल्स को हम उड़ा, या भी ये भी वावल है, अलग भी वावल है, बहुत सारे वावल्स को हम उड़ा देते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं। बाज़ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको आपको पता नहीं चलता कि वो एक लफ्ज़ है। जैसे मैंने कहा दिलासा, ये दिल आसा है, दिल आराम, दिल आराम, दिल कुशा, गुलबर्ग, गुलबर्ग तो खैर इकट्ठे उसको इकट्ठा ना, लेकिन दिल आराम में अलफ को निकाल दिया हमने, दिलासा देना, दिल आसा देना, आसाइश, कंफर्ट, दिल को कंफर्ट देना। तो पर्शियन में बाज़ लफ्ज़ आपको एक लगता है, लेकिन एक नहीं होता, वो तरकीब जो होती है वो दोनों लफ्ज़ों से मिला होता है। लेकिन इसकी मैं अभी आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा कैसे उसको मिलाते हैं, क्योंकि जब शायरी में मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मैं बड़े डर के बड़ा फाइननेस से उसको करता हूँ उस लफ्ज़ को, क्योंकि वहाँ पे मैं जवाबदेह होता हूँ ज़बानदानों को। और ज़बान देने मुझे ईरानी का एक कह रहा था एक मशहद से कि कहते आपकी जो ज़बानदानी की कमांड है वो क्यों इतनी अच्छी है। मैंने कहा जी मैं उसको बड़ा गहराई में जाता हूँ,
ऐसे नहीं मैं अल्फाज को चुनता या अल्फाज को शायरी में और औज़ान और बहूर को, ये बड़ा मुश्किल काम है। और एक शायर जो है वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से दूसरे शायर को परख सकता है। फिर फरमाते हैं कि हर ज़मान बरगे गुलो बरगे शजर दारद ज़ौक़ नमू रंगे दिगर। नमू क्या है? अरबी का लफ्ज़ जैसे कि नामियात, नमू ग्रो करना, नामियात का पौधे का ज़मीन से कॉम्पुल की तरह फटना, नमू ज़ौक़ नमू, अपने आप को कॉम्पुल की शक्ल में फूल के ढाल लेने के अमल को नमू कहते हैं। ज़ौक़ नमू, यहाँ इकबाल कहते हैं दावरद ज़ौक़ नमू रंगे। हर ज़माने में, हर लम्हे में फूलों की पत्तियाँ और दरख्तों के पत्ते जो हैं वो ज़ौक़ नमू में अपने रंग बदलते रहते हैं। चिनार का रंग कभी और होता है, आपने देखा दरख्तों के भी, फूलों के भी रंग बदल जाते हैं। इन कदर बाद सबा अफ़सून का रस्त तामया बरहम जनी जरदाम अरस्त। इन कदर, इस कदर बाद सबा अफ़सून का रस्त, या सबा की हवा, अफ़सून घर है। अफ़सून कहते हैं फूंक मार के जादू करना, फसूखा, इतनी अफ़सून घर है, फूंके मार रही है बाद सबा के ताम ये बरहम जनी। ये मजा कहते हैं पलक को, जब पलक को बरहम करे, आंख झपके, जर्द हम रस्त, तो येलो जो होता है वो रेड हो जाता है, होता है ना, चेरी ब्लॉसम, चिनार ग्रीन रेड। तो कहते हैं ये खूबी है इसके अंदर ज़ौक़ नमू में, और हर तरफ फवारा गोहर फरूश, मुर्ग के फिरदौस ज़ाद अंदर फरूश। मैंने इस महल के जब गार्डन में आया हूँ तो मैंने हर तरफ ये देखा है कि फवारे जो हैं, फवारा गोहर फरूश, वो तो अपने हीरे बेच रहे हैं। गोहर फरूश, फवारों के अंदर पानी हीरों की तरह बिखर रहा है, ये गोहर फरोश हैं ये फवारे। और आगे क्या कहते हैं कि मुर्ग के फिरदौस ज़ाद अंदर फरूश, और जन्नत में पैदा हुआ छोटा सा परिंदा, मुर्ग, काफ लगा दे इसमें तस्वीर, छोटा सा परिंदा, मर्दक छोटा सा बंदा, बड़ा किताब छः छोटे। हर ज़मान कहते हैं कि मुर्ग के फिरदौस ज़ाद अंदर फरूश, और फिरदौस में पैदा हुआ छोटा सा परिंदा, वो खरोश, जोश व खरोश की हालत में है। और ज़र्राए वो आफ्ताब अंदर बारगाही अंदर अनका की बुलंद, ज़र्राए वो आफ्ताब अंदर कमंद। एक ऐसी बारगाह है, दरबार, बारगाह दरबार को कहते हैं फ़ारसी में। हमने हर वो टर्मिनोलॉजी जिसका ताल्लुक बादशाहों के साथ था, हमने सूफिया के साथ लगा दिया। शाह जी क्या हाल है, शाह जी दरबार से जाया हुआ है। ताजुल आरिफीन सुल्तान उल फुकहा, ओ खुदा के बंदो, वो फुकरा के सुल्तान कहाँ से आ गए? बाहर गया दरबार, ये सारे लफ्ज़ हमने बादशाहों के चुरा के सूफिया में लगा दिए हैं, और सूफिया को बादशाह बनाने की नाकाम कोशिश की है, मकाम फ़क्र को। ये है, मैं आपको इसलिए कभी कभी ये कहता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा अब टाइम आ गया एंड के ऊपर, हम गहराई में जाएं। और तो फरमाते हैं बारगाही अंदर अनका के बुलंद, उस बुलंद महल के अंदर एक ऐसी बारगाह है, ज़र्राए आफ्ताब अंदर कमंद, जिसके ज़र्रात जो हैं उन्होंने आसमान, सूरज को कमंद फेंक के अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। उस दरबारगाह के जो ज़र्रात हैं जो सूरज के सामने ऐसे चमक रहे हैं जैसे उन्होंने कमंद फेंक के सूरज को अपने कंट्रोल में लिया। हज़रत फरमाते हैं कि सक़्फ़ दीवारो असातीन अज़ अक़ीक़, फ़र्शउ अज़ यश्मो परचीन अज़ अक़ीक़। परचीन अज़ अक़ीक़, सक़्फ़ छत, दीवार, असल में लफ्ज़ फ़ारसी का सतून, जिसको अरबों ने अस्तून कह दिया, अलफ सीन तोएं, असातीन कर दिया, हालांकि लफ्ज़ सतून पर्शियन का वर्ड है। अस्तूना हन्नाना, वो जो थी रोने वाले, सतून, अस्तून, असातीन ये सतून, और अज़ अक़ीक़ वो अक़ीक़ के बने हुए, पत्थर के।
फर्श वज़ यशम परचीन अज़ अकीक, और फर्श जो है उसका यशम का है। यशम कहते हैं जेड को, जेड कहते हैं ज़मुर्रद को। इस लफ्ज़ में मेरे पास एक बंदा आया था कि सर जी ये जो थल्ले नुक्ता रह गया, वो मैंने कहा इकबाल ने नुक्ता पाया ही नहीं। हमारे जो फारसी के बड़े बड़े स्कॉलर हैं वो इतने सादा हैं, वो उस पर जाते ही नहीं। और परचीन, पारचीन, पारचे, पुरजे, छोटे छोटे जो टुकड़े जिनकी लगे होते हैं माल के अंदर, पर्ची, पर्ची भी उससे निकला है। पर्ची आज अकीक, उसकी छोटी छोटी जगहों पे अकीक लगी हुई है। माल के अंदर नीचे जेड है यश, उसके अंदर फिर परचीन छोटे छोटे जो बीच में लगे होते हैं वो अकीक के हैं। बार यमीनों बार यसार अन वसाक हुरियन सब बस्ते बाज़र्रिन नताक। वो पता है कि यमीन कहते हैं राइट, यसार कहते हैं लेफ्ट। अरबों के यहाँ जाए ना, जो राइट पे होता है उसको कहते हैं तो आप आगे जाएं, तो कहते हैं अल यमीन, राइट वाले के बंदे का राइट होता है कि पहले आगे जाए। यसार, यसार लेफ्ट, यमीन राइट। बार यमीन बार यसार अन वसाक, वसाक मजबूत महल, वसीका, वसाक वासिक स्ट्रेंथ, उस स्ट्रांग मकाम की, लेफ्ट और राइट। उसके अंदर हुरियन सब बस्ते बाज़निन नताक, और हुरे जो हैं उन्होंने सफ़े बांधी हुई हैं, और ज़र्रीन सोने के उन्होंने डोरियां अपने ऊपर डाली। अब फरमाते हैं कि दरमियाँ बन नशस्त बर औरंग ज़र खुसरवाने जम हशम बहराम फर। उस सारे दरबार के अंदर एक तख्त है जिसके ऊपर बैठे हुए हैं दरमियान बनशस्ते, निशस्ते बैठे हुए हैं, बर औरंग ज़र, औरंग कहते हैं तख्त को, ज़र कहते हैं सोने का। औरंगज़ेब आलमगीर, तख्त को सजाने वाला, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला। नहीं, तख्त को, हाँ तख्त की जीनत आप कह रहे हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये लफ्ज़ जो है ये सारे फारसी के थे। मुगलों की आदत थी कि दो नाम होते थे एक अरबी में, बीच में मोहम्मद और आगे फारसी। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हमायून, एक एक्सेप्शन थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आगे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, मोहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर, नासरुद्दीन मोहम्मद रोशन अख्तर, बीच में मोहम्मद, पहले अरबी आगे फारसी। ऐसी जुबान नहीं है जैसे मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूं। बड़ा इसका असर था किसी वक्त। बहराम, वहराम ये बहराम क्या है? बहराम शायद हम उसको भी कहते हैं सैयारे को, मुझे समझ नहीं लग रही कौन सा सैयारा है, अतारद है या क्या आगे बहराम। एक्चुअली ये वर्ड है पर्शियन का वाहुराम। ये जो 7 उनके इमशासपंद हैं, याद आ गया पर्शियन के इमशासपंद? क्यों भाई सर मारते पे जायद? कहते हैं कि एक खुदा है जो है खुदावंदे अहूरा मज़दा, आल वाइज, आल पावरफुल, अजीज़ुल हकीम। लेकिन जब उनकी खुदा की तस्वीरें लगाते हैं तो 7 खुदा बना देते हैं। वो कहते हैं अब 6 कितों ले आते जे। वो कहते हैं ये खुदा नहीं है, ये इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग हस्तियाँ भी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है खुदा की, ये खुदा की सिफात है। बहराम, वही ना आपने सही कहा, मैंने कहा मरीख को कहते हैं बहराम, लेकिन बहराम असल में वो एक इमशासपंद है
जो खुदा की वो रिफ्लेक्शन है जो खुदा का पैगाम आगे पहुँचाता है। और कहते हैं ज़रतुश्त को भी एक गार के अंदर जब उसने मुराकबा किया 5 साल, उसके बाद उसको एक ऐसी शख्सियत नज़र आई जो इंसान की शक्ल की, लेकिन इंसान से 10 गुना बड़ी थी। उसने उसको बहराम कहा। पुराने ज़माने में वाहुराम, गुड डीड वाला, मतलब बहराम, बहराम जो खुदा की इमशासमंद है, जिसी को हमने सिफ़ात बना दिया, फ़िज़ात फ़ी सिफ़ात अरब अपनी इस्लाम में। ये पर्शियन के ख़त्म नहीं हुए वो जो थे असरात, ओल्ड सोल्जर्स नेवर डाई। तो बहराम जो है बादशाहों के नाम भी हैं पर्शियन के इस्लाम से पहले। बहराम, बहराम गूर चाचा था उसका खुसरो परवेज़ का, उसको निकाल दिया था उन्होंने। बाद में गोरखर का शिकार खेलते खेलते मर गया था। बहराम गोर का पोता था जिसका नाम बाज़ान था, जो यमन का गवर्नर था, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त भिजवाया था अपने कज़न का, खुसरो परवेज़ का। और जब उसको हाँ हज़ूर सल्लल्लाहु में निशानियाँ पता तो बाज़ान मुसलमान हो गया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यू कंटिन्यू एज ए गवर्नर ऑफ यमन। शायद ये भी कहा था हम भी हसब नसब का ख्याल रखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जो है ना, बड़ी ही, लेकिन ये चीज़ें आपको बताते हैं, बताया नहीं जाता। बादशाह के हसब नसब का हजूर ने भी ख्याल रख के गवर्नर को रखा। हज़रत बाज़ान बिन शहरयार पोता था उसका, बहराम गोर का। तो इकबाल क्या कहते हैं कि खुसरवान जम हशम, जिनकी हशमत जो थी जमशेद की तरह थी, बहराम फर, जिनका कर्रो फर बहराम की तरह था, रूमियान, और कहते हैं दरमियान बनशस्त बर औरंगेज़र। ये बादशाह तख्ते, सोने के तख्त के ऊपर बैठे हुए थे। रूमी अन आईना हुस्न अदब, रूमी जो हुस्न अदब का आईना है, हुस्न अदब, प्रोटोकॉल का ख्याल रखता है। अदब, प्रोटोकॉल, हुस्न अदब, फाइननेस ऑफ प्रोटोकॉल। ऐसे नहीं बादशाह को जाकर ड्रेस करता रूमी, ओए आए तेरा क्या हाल है, ये किंग को नहीं उसे बयान। हम तो हर बात मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखते हैं ना। क्या खत लिखते हैं, मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इला किस्रा अज़ीम अल फ़ारस, पर्शिया के अजीम शहनशाह खुसरो परवेज़। वो जो मर्जी है, खत में तो आदाब का ख्याल रखा है ना। मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इला किस्रा अज़ीम अल फ़ारस, अजीम का लफ्ज़ क्यों लिखा है? कभी मैं पूछता हूँ, बताए ना। प्रोटोकॉल लिखने के आदाब है, तो लिखने के आदाब सीखने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सीखे। तो इकबाल क्या कहते हैं, पता है ज़रतुश्ती है, और बड़े एहतराम से कहा है, अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया अस्लम तस्लम, इस्लाम कबूल कर ले और आ जा उसमें सिक्योरिटी में, प्रोटेक्शन में। वइन तवल्लैदा, अगर तुमने इस बात का इनकार कर दिया, इन्ना इस्मल मजूस अलैका, फिर इन मजूस का, मैजियंस का गुनाह तेरे सर पर लाद दिया जाए। ऐसे नहीं है ये सारा पर्शियन, ये सब कुछ, इसके पीछे बड़ी एक रवायात है। फरमाते हैं रूमी आईना है हुस्न अदब, बा कमाल दिलबरी बगुशात लब, बड़े कमाल दिलबरी के साथ उसने होंठ खोले। और कहते हैं रूमी के बारे में कहा कि बताते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं अल्लामा इकबाल को बादशाहों के सामने, तो क्या कहते हैं, गुफ्त मर्दी शायरी अस खावरस्त, ये मशरक खावर, मशरक की सरजमीन का एक शायर मर्द ले आया हूँ तुम्हारा, मर्द, जवान मर्द। गुफ्त मर्दी शायरी अज खावरस्त, शायरी या साहिरी अज खावरस्त, ये नहीं पता जादूगर है कि शायर है। मशरक का, और कहते हैं फिक्र बारी को जानश दर्दमंद, शेर उदर खावरन सूजी फगंद, उसकी सोच बड़ी बारीक है, उसकी जान दर्दमंद है, उसके शेर ने मशरक के अंदर सोज फेंक दिया, जला के रख दिया मशरक को, उसके अंदर सोज पैदा कर दिया। अब नादिर शाह को खुशी होती है,
अल्लामा इकबाल की तरफ देखता है, नादिर शाह जैसा जालिम आदमी जो दिल्ली से होकर गया था, लाहौर से होकर गया था, क्या कहता है? खुशबे आया नुक्ता संजे खावरी, आई के मीज़ीबत तोरा हरफे दरी, खुश आमदीद खुश बया, खुश आमदीद मरहबा ए नुक्ता संजे खावरी, ए मशरक के नुक्ता संज। मशरक से आया है, नुक्ता संज है, बड़ी पते की बातें करता है। और खाद क्या कहा है? आई के मीज़ीबत तोरा हरफे दरी, आई के तेरे होंठों के ऊपर फारसी के अल्फाज मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ज़ीबत आरास्त ज़ेबा ज़ेबत कितनी खूबसूरत है। ऐ कि मीज़ीबत तो रहा तुझको हरफ़े दरी, पर्शियन के अल्फाज तेरी ज़ुबान पे अदा हो। आहा क्या, ये है इकबाल की मोहब्बत फ़ारसी के साथ। ऐ कि मीज़ीबत तो रहा हरफ़े दरी, और कहते क्या है? महर में राज़ीम बामा राज़गू, हम महर में राज हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं महरम है। महर में राज़ीम बामा राज़गू, खुल के हमारे सामने राज की बातें बयान कर। अनच मीदानी ज़ईरन बाज़गू, जो ईरान के बारे में तुम्हें पता है मुझे आके बता। अगर टाइम है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और वो जो है ना, ये आज जो है ना, आज ये मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ईरानी कौम के बारे में, इससे बढ़ के कोई खूबसूरत लिख नहीं सकता। शुक्रिया। व्हाट इकबाल हैज़ रिटन, उसने उस पूरी कौम को जो उस वक्त देखा है, इस एंशिएंट कौम को, उस बूढ़ी कौम को जो हज़ारों सालों से अपनी जगह कायम है, जिसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा सी कि ना जिन्होंने हाथ पा बैठे हैं, आकाश इनकी और हमारे दरमियान आग के पहाड़ होते, आकाश इनकी और हमारे दरमियान आग के पहाड़ होते, ना हम इनको छेड़ दे ना ये हमें छेड़ दे। शिबली नुमानी अल फारूक का वाला आप दे लें, पढ़ लें, उसमें लिखा। मैं ऐसे नहीं बात करता, मैं हवाले भी देता हूँ। नहीं मैं हवाले देता हूँ। हुस्न अदब, हुस्न अदब। वैसे हम फारसी में तशरीफ़ात कहते हैं प्रोटोकॉल को, तशरीफ़ात आजकल की फारसी में। हुस्न अदब का मैंने प्रोटोकॉल है। अब ईरान के बारे में सुन लें, जिसने जावेदनामा पढ़ा हुआ है उसको तारीख़ का पता है। बूढ़ी कौम हज़ारों सालों से रवायात पे कायम, स्ट्रॉन्ग कल्चर। और वो कहता गया है अपना, हमारे जो पहले जिनको पासपोर्ट इशू हुआ था, हमारे अल्लामा मोहम्मद असद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा असद कहते हैं जी, नेशन विच स्टैंड्स ऑन दी एशेज़ ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ 3000 ईयर्स, वो कौम जो तहज़ीब व तमद्दन के 300 साला इमारत के खंडरात की राख के ऊपर खड़ी हुई है। When they think that the world is not giving them the due regard which they deserve, जब वो देखते हैं कि कौम दुनिया उनको वो मकाम नहीं देती जिसके वो अहल है, then they end up in emotional outburst, फिर जज्बाती तौर पे गुस्से में आ जाते हैं, और कभी कभी वो चाइल्डिश बच्चों की तरह वो गुस्से में आ जाते हैं। आमनी निजात को जब बुलाया गया यूनिवर्सिटी में, ये जो है अमेरिका की, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो उसको कहा बाबा जी आप लेक्चर देंगे, चले गए। तो वाइस चांसलर ने बैठा के कहा कि ये उस मुल्क का सरबराह है जो टेररिज्म का दुनिया में सबसे बड़ा, ये जलील है, जो मर्जी उसको सुना के बड़ा, अब हम इसको लाए। खड़ा हो गया, उसने कहा कि ये वही कौम कह सकती है जिसकी अपनी कोई तारीख नहीं है। 200-300 साल पहले रेड इंडियन को मार मार के आबाद करके, उनकी बस्तियों को जला के, उनके निशाने लेके आबादकारी, बादशाह की वफादारी, फिर बादशाह के खिलाफ बगावत, फिर खाना जंगियाँ, फिर आपस में लड़ते लड़ते इतना लड़े, इतना खून खराबा किया सिविल वार्स में। जब ये फील हुआ कि ये काम नहीं चलेगा, फिर इत्तेहाद, फिर स्टेट्स, फिर उन स्टेट्स को इकट्ठा किया। जब आपस में इकट्ठा किया तो पता चला कि फिर दुनिया पे भी इस्तेमारियत को कायम कर दिया जाए तो उसका बड़ा मज़ा आएगा। कहते दिस इज़ योर हिस्ट्री, कहते लुक एट अस,
2,500 साल से हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हमने दुनिया को कानून दिया, अमन दिया, मजहबी टॉलरेंस दी, सड़कें दी। 40% दुनिया की आबादी पे हुकूमत की डायरियस ने, यूनान से लेके युगोस्लाविया से लेके चाइना तक। हमने अखलाकियात को, एथिक्स को और मॉरल्स को आगे बढ़ाया, तहजीब दी, ज़ुबान दी, सकाफ़त दी। और जब एक वक्त आया अल्लाह को मंजूर था तो अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल को मबूस किया। हम मुसलमान हो गए। हमने अखुवत, मुसावात और इस्लाम के आला असूलों को अपना लिया। इस्लाम से पहले भी हम एक बड़ी तारीख़ के अमीन हैं। आज इस्लाम के बाद भी हम बड़ी तारीख़ के अमीन हैं। आपको पता क्या कि तारीख़ क्या, इसलिए आपने मेरी बात की है। मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो इससे आपके कहने पे ना आता। इन बच्चों के लिए आ गया हूँ पढ़ाने के लिए। उधर भी पढ़ाता था, इधर भी मैंने कहा मैं बच्चों ने बुलाया, आई शुड टॉक टू। उस कौम के बारे में इकबाल कहते हैं, बाद मुद्दत चश्मरा बरखुद गुशाद, लेकिन अंदर हल्का ये दामी फताद। बड़ी मुद्दत के बाद अपनी आँखें उसने अपनी आँखों पे खोली थी। सोए हुए थे, मुद्दत के बाद उन्होंने अपनी आँखें खोली जब वो 1906 का आइन बनाया। वो जो था उसका मशरूता कहते हैं इसको, पार्लिमानी निज़ाम जिसमें बादशाह की आइनी हैसियत होती है। उस पर बड़ी मेहनत की, बड़ा लड़े झगड़े। बस मुद्दत चश्मरा बर खुद कुशाद, लेकिन अंदर हल्का ये दामी फताद। लेकिन एक और जाल के अंदर फंस के रह गए, एक और दाम में शिकार हो गए। फरमाते हैं गश्ताए उस वक्त, चूँकि उनका बड़ा ईरानियों का था मॉडर्नाइजेशन, अंग्रेज़ों की तरफ देख रहे थे। कुश्ताए नाज़े बुतान शोख शंग, खाल के तहजीब व तकलीद फ़रंग। ये मरे हुए हैं शोख व शंग बुतों के नाज का। ये बड़े अलबेले किस्म के अंग्रेज़ बुत, खूबसूरत। शोख शंग, शंग कहते हैं टेडी जिन्हों से कहना ना, बड़े मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न। शोख शंग बुतों के नाज के मारे हुए हैं। और खाल के तहजीब व तकलीद फ़रंग, अफसोस यही तो तहजीबों के खालिक थे और अब अंग्रेज़ों की तकलीद करने लगे। खाल के तहजीब व तकलीद फ़रंग और कार अनवार उफ्ताए मुल्क नसब, ज़िक्र शाहपुर अस्तो तहकीर अरब। उसका काम जो है वारफ्ता ख़त्म हो गया है, ओवर पावर हो गया है हस्बो नसब। आज फिर हस्बो नसब की बात कर रहे हैं। पर्शियन, एरियंस, नस्ल, निजात, दैरियश, साइरस, कार वरफ्ता है मुल्क को नसब। अपनी सिविल अपने मुल्क की बात, जिक्र शाहपुर अस्तो तहकीर अरब। शाहपुर की इज़्ज़त कर रहे हैं और अरब की तहकीर कर रहे हैं। शाहपुर उनका एक ऐसा किंग था जो तकरीबन 272 में वो ज़िंदा था ईस्वी में। उसने अरबों के इलाके पे हुकूमत की थी और अरबों को बड़ा मारा था। अरब अपनी किताबों में उसको शाफूर ज़ुल्लक़ताफ़ लिखते हैं, कंधों वाला शाह, क्योंकि उसने अरबों को यहाँ कंधों के अंदर सुराख करके रस्सियाँ पा के खींचा था। और एक माई ने कहा था कि बादशाह इतना जुल्म ना कर, कि एक वक्त आएगा हमारे अरब से भी एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो आप सल्तनत को ख़त्म करके रख देगा, शाहपुर को। और वो शाहपुर जिसने अरबों को अपने कब्ज़े में लिया था और बड़ा मारा कुटा था। ज़िक्र शाहपुर अस्तो तहकीर अरब, ये तो शाहपुर का जिक्र कर करके अरबों की तहकीर कर रहे हैं ईरानी इस वक्त। और रोज़गार तो ही अज़वारदात अज़ कबूर कोहना मीजू यद हयात। उसका रोज़गार, उसका ज़माना तो ही अज़वारदात, वारदात से खाली है। कोई नई चीज़ है ही नहीं उनके ज़माने में। आज कबूर कोना, पुरानी कब्रों से ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं। और 2500 साल पुराने खंडरात दे विचों कब्रों में से ज़िंदगी तलाश। आज कबूर कोना, पुरानी कब्रों से इससे बेहतर उस कौम के बारे में वो कह सकते हैं। ज़िक्र शाहपुर अस्तो तहकीर अरब, रोज़गार तो ही अज़ वारदात अज़ कबूर कोने मीजू यद हयात बावतन पैवस्तो आज खुद दारगुदश्त दिल बरुस्तम दाद वज़
हैदर दिल अज हैदर गुज़श्त बावतन पैवस्त वाज खुद दर गुज़श्त दिल पर रुस्तम दादू अज हैदर गुज़श्त। बावतन पैवस्त अपने आप को वतन के साथ व्यवस्था कर दिया, आज खुद दर गुज़श्त अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दिया, रुस्तम को दिल दे दिया है और अली को छोड़ दिया। दिल पर रुस्तम दादू अज हैदर गुज़श्त, हैदर की बात नहीं है। वो हमारे दोस्त होते थे ना, बहुत अच्छे से नहीं आए मुस्तासन रिजवी साहब, कहते थे मैं सुनता हूँ इस पे, तो कहते हैं कि जब मुहर्रम का महीना होता है तो ईरानी नौरोज़ आ जाए मुहर्रम में तो मुहर्रम छाड़ के नौरोज़ मनाना शुरू करते, क्या सारा मातम पहुँच के खुशियाँ मनाना शुरू करते। नहीं वो जो है ना, तो उसी की इकबाल ने कहा है ना कि बावतन पैवस्त, वतन के साथ अपने आप को व्यवस्था कर दिया, आज खुद दार गुज़ा अपने आप से गुजर गए। दिल में रुस्तम दादो आज हैदर गुज़श्त, रुस्तम को दिल दे दिया और अली से दिल तोड़ लिया। और कहते हैं नक्श बातल मी पजीरत अज फरंग सर गुज़श्त खुद बगीरत फरंग, बातल नकूश जो हैं वो फरंग से कबूल कर रहे हैं, जो कुछ अमेरिका उनको बता रहा है रज़ा शाह के ज़माने में। नक्श बातल मी पजीरत अज फरंग उसको कबूल कर रहे हैं, और सर गुज़श्त खुद बगीरत फरंग और अपनी सर गुज़श्त जो है वो अंग्रेज़ों से ले रहे हैं। अंग्रेज़ जो उनको हिस्ट्री बयान करते हैं वो उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी तारीख़ को भूल गए हैं, अंग्रेज़ों की दी हुई तारीख़ पे अब चल रहे हैं। और कहते हैं अल्लामा कहते हैं वो वक्त सोचो पीरिए ईरान ज़माने यज़गर्द के ज़माने में ईरान बूढ़ा हो चुका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीरिए ईरान बिल्कुल बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे की आखिरी दूध पे था जब हजूर की पैदाइश हुई है, नबूवत का ऐलान हुआ। यज़गर्द जब किंग बना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे आखिरी हज से, तो किसी ने कहा कि किसरा आ गया है तख्त पे, यज़गर्द को उन्होंने किंग बना लिया। तो आज उसने फरमाया हाला का किसरा वाला किन किसरा बाद हूँ, मैं देख रहा हूँ ये किसरा हलाक हो जाएगा और इसके बाद कोई किसरा नहीं होगा। पीरिया ईरान ज़माने यज़गर्द के ज़माने में ईरान के बुढ़ापे को देखें, चेहरा ये उबी फरूग अज खून सर्द, उनकी रगों में खून ठंडा हो चुका था और उनके चेहरा जो था उसके ऊपर कोई नूर नहीं था। चेहरा ये उबी फरूग, उसके खून ठंडा था रगों के अंदर और चेहरे के ऊपर कोई रोशनी नहीं थी। दीन आइन नज़ाम उ कोहन शीद तारो सुबह शाम उ कोहन, उसका दीन उसका आइन उसका निज़ाम सिस्टम सारा पुराना हो चुका था। और जेड़े हजूर के ज़माने से बुढ़े हो गए सन, लुक एट देम, दीनो आइनो नज़ामे वो कौन, इकबाल कह रहे हैं उस वक्त उनका दीन उनका सिस्टम उनका कॉन्स्टिट्यूशन सब पुराना था। शीद व तार, शीद कहते हैं रोशनी, तार कहते हैं अंधेरा। वो जो ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजियन के अंधेरे और नूर की फ़िलासफ़ी है, ठीक, उसकी तरफ इशारा करते हैं। शीद व तार उनकी रोशनी, उनका अंधेरा, उनकी सुबह उनकी शामें सारी पुरानी थी। आगे इकबाल कहते हैं मौजे मई दर शीशा ताकश नाबूद, एक शरर दर तौदा खाकश नाबूद। शीशा ताकश, ताक कहते हैं अंगूर की बेल को, उसके पत्ते को। शीशा ताकश वो शीशा जिसके अंदर अंगूर की बेल को निचोड़ के शराब बनाया जाए। मौजे मैं, शराब की एक भी लहर उनके ताक के शीशे से नहीं उठती थी। मौजे मई दर शीशा है ताकश नबूद, एक शरर दर तौदा खाकश नबूद। वो राख का एक ढेर थे, उनकी आतिश के दे बुझ चुके थे। तौदा खाकश, मट्टी का तौदा ढेर, एक शरर, उसमें एक चिंगारी भी नहीं थी, बाकी आगे बुझ चुकी थी। एक शरर दर तौदा खाकश नबूद। ताज अगे इकबाल फरमाते हैं कि ताज सहराई रसीदश महशरी अन के दाद उरा हयात दीगरी, हत्ता के सहरा से रसीदश उस तक आ पहुँची महशर क़यामत। इस्लाम की क़यामत जो थी बर्पा हो गई। ताज सहराई, सहराओं से रसीदश उस तक आ पहुँची महशरी वरा अन के दाद उरा हयात दीगरी, जिसने उसको नई ज़िंदगी अता कर दी। अन के दाद उरा हयात, उसने रिजुविनाइट कर दिया उन्हीं उसी बुरी कौम को उसने जब जिंदा किया। एक पारसी कहता है कि ये अबू हनीफा हो या बुखारी हो या तिरमिज़ी हो
या मुस्लिम हो या निसाई हो या रूमी हो या तार हो, ये किधर पर्शियन है ना। इस्लाम आया है तो इस माइंड को अनकैप करके उनके अंदर इतने ग्रेट लोग पैदा कर दिए। 6 के 6 सासिता के मुहद्दिस पर्शियन स्पीकिंग। वही इमाम अबू हनीफा, इमाम गजाली, इमाम राजी, सनाई, किस किस का नाम लोगे? अरबों के अंदर तो इस को मुझे गिने ना, इस तरह का गिन के दिखाएं मुझे। इनको देखें, ज़मख़शरी पर्शियंस को गिनते चले जाए, एंडलेस चीन, शहरस्तानी, ठीक, हाफिज, सादी, शुआरा को गिन लें तो इकबाल कहते हैं ताज़ सहराई रसीद शमैश आन के दाद पूरा हयात दीगरी, उसने उनको नई ज़िंदगी अता कर। वो पारसी लिखता है, उनका जो बहुत बड़ा दस्तूर है, वो कहता है 1100 साल दुनिया पे हुकूमत की थी, कोई बड़ा साइंसदान, कोई शायर, कोई फिजिशियन पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब इस्लाम आया ये लोग कहाँ से आ गए? कहते हैं उसने तो अपने अंदाज से लिखा है, मैं नहीं उसको मानता, लेकिन वो कहते हैं द मोस्ट चोजन रेस ऑन द अर्थ जो थी, उसके अंदर जीन के अंदर था ना, वो कुछ तो था ना। पारसी इंडिया की सारी दौलत पे काबिज हो गए, तो उन्होंने देखा उनके अंदर था, लेकिन हमारे बादशाहों ने, मलूकियत ने उसके ऊपर कैप लगा के पाबंदी लगाई थी। ज़हनी बादशाह ज़हन के सोच को बंद कर दी थी। कहते इस्लाम ऐसा दीन था जिसने कैप को उठा के उनके माइंड को आज़ाद कर दिया था। कहते कोई भी दीन हो, इस्लाम का मुकाबला इसमें नहीं कर सकता जो मुसावात इस्लाम ने दी, किसी ने नहीं दी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, पारसी लिखता है, मैं नहीं लिखता। कुवराद आन के दादूरा हयाती दीगरी, और फिर कहते हैं इन चुनिन हशरा ज़नायात खुदाउस्त पार्स बाकी रूमतुल कुबरा को जास। इस तरह का इन चुनिन, इस तरह का हशर, क़यामत, अनायात खुदा, अल्लाह की अनायात है। अनायत का माना अरबी ज़ुबान में केयर होता है। क्या होता है? टू केयर, अनायातुल जिल्द, स्किन केयर। मैंने जो अरबी भी पढ़ी हुई है, इसलिए मैं असल लफ्ज़ नहीं, ऐसे नहीं पढ़ी हुई, पूरी पढ़ी हुई है। तो अनायत, मैं इसलिए हर लफ्ज़ को उसके असल मानी में जाता। ये गतरबूद वाले नहीं हैं ये जो इन जुली हशरा ज़नायात खुदा। जब अल्लाह केयर करता है, खुदा केयर करता है, तो फिर इस तरह के मैशरी बर्पा हो जाती हैं। इस तरह के मैशर, इन चुनी, इस तरह की मैशर अज़नायात खुदा। पार्स बाकी रूमतुल कुबरा कुजास, पर्शी आप भी कायम है, लेकिन रूमतुल कुबरा की तरह उसका नाम निशानी ख़त्म हो गया। इस्लाम ने उसको, उस हशर ने उस तहजीब को बचा लिया, रिजुविनेट करके, ज़िंदा करके। और इकबाल कहते हैं आन के रफ्त पैकर उजान पाक बी क़यामत बरनमी औयत से खाक। आन के रफ्त वो जिसका चला जाए, आज पैकर जिसके जिस्म से, उसकी पाक जान, बी क़यामत बरनमी औयत से खाक, क़यामत के बगैर फिर बाहर नहीं आती मिट्टी से। जिस जिस्म से जान निकल जाए, जब तक क़यामत ना आए बाहर नहीं निकलती। तो इकबाल कहते हैं ईरान को इस्लाम ने यह किया, कब्रों में से आपको जिंदा कर दिया, तो मर चुके सो यज़गर्द के ज़माने तक। फरमाते हैं मर्द सहराई बई रंजान दमीद बाज सुई रीगज़ार खुद रमीद। वो सहराई मर्द जिसने ईरान में जान फूंक दी, दमीदन दम मारा, फूंक मारी। मर्द सहराई भी रंजान दमीद बाज, फिर सुई रीगज़ार खुद रमीद, अपने रेगज़ार, अपने डेजर्ट की तरफ वापस चला गया दौड़ के। कोहने राह आज लोहे माँ बस्तुर दो रफ्त बरगो सादे असर नौ अबुर दो रफ्त। उस तरह फारसी कलम उस तरदन खुर्च के ऐसे, उस तरह भी फारसी का लफ्ज़ है। रंदा भी फारसी का लफ्ज़ है। वो सारी पर्शियन है। आलात जिन्हें हैं, मिस्त्री आलात भी सारे फारसी हैं। नाइया ने भी सारे, कैंची भी फारसी लफ्ज़ है, कैंची, ठीक। उस तरदन ऐसे, उस तरह से ऐसे उसको साफ कर देना।
ये तो है ही है ना, ये तो ओरिजिनल एरियन वर्ड है ना, लेकिन मैं उस तरह का लफ्ज़ आ रहा हूँ। उस तर्जन इकबाल कहते हैं को ना पुराने को आज लोहे माँ हमारी लौह पे बस तर्द, उसको उस तरह की तरह साफ किया है। वाह रफ्त फिर चला गया। ये जो हमारी ईरान को इकबाल ने हमारा कहा है, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, शम्मा को गर्ज नहीं सोजिश परवाने से। इकबाल के, और ये जो इकबाल के बारे में हम कहते रहते हैं ना, ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी देर खेत ऐसा कि मैं तो वास्ते नहीं किया होना, किसे वास्ते क्या है उन्हें क्या ना उठा फिर कोई रूमी अजम के लाला जारों से, वही आबो गिले ईरान वही तबरेज है साकी, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते भी, ज़रा नम हो तो ये मट्टी, और रूमी वाली मट्टी, अब तबरेज वाली मट्टी। इकबाल अपने आप को मज़ा ये था, कहते हैं किसी ने ईरानी ने कहा था, कहते मैनू नहीं समझ लगती, बस यही समझ लगती है कि अगर मैं ये आवागुन का कायल होता तो इमाम गज़ाली की रूह फिर इकबाल च आ गई है। जो कुछ ने ईरान देखा उन्हें भी पता है, वरना ना ईरान आया। लेकिन उस मोहब्बत में जो मुस्तगरक है, कौन ने राज लौहे माँ हमारी लौ से, हमारी तख्ती से पुरानी चीज़ों को उस तरह की तरह मूंढ के चला गया। बरगो साज साजो सामान, बरगो साज जे असर नौ नए ज़माने के साजो सामान आबुर्द ले आया, फिर अरब चला गया। इकबाल कहते हैं आह एहसान अरब ना शनाख्तंद, अफसोस है कि अरबों के एहसान को नहीं पहचाना ईरानियों ने। और दर तशे अस तशे अफरंगियान बगुदाख्तंद, ईरानियों की तश से पिघल गए हैं। तश आतिश का अशर किया हुआ ईरान ने, जैसे सबन हो गया ना, आतिश का भी लफ्ज़ उठा। मैं एक ईरानी ने तश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मैं कहा तुम ही तश का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है शेर। वो मेरा दोस्त है मेहदी मंसारी, जो जिससे मेरा दीवान है तो छापने में मदद दी थी, तो उसने एक शेर लिखा तश का लफ्ज़। मैं कहा तुम ही लेके कहते हमारे फ़लाँ फ़लाँ सूबों में तश बोला जाता है। आज तशे अफरंगियान बगुदाख्त, वो अंग्रेज़ों की व फरंगियों की आग में पिघल गए। ये ईरान के बारे में इकबाल की सारी दास्तान है। बाद मुद्दत चश्मे खुद बर खुद गुशात लेकिन अंदर हल्का ये दामी फतात, कुश्ता ये नाउज़े बुतान शुख शंग, खालक़ तहज़ीब व तक़लीद फ़रंग, कौर अनवारफ्ता ये मुल्क व नसब, ज़िक्र शाहपूरस्त तहक़ीर अरब, रोज़गार तोही अज़ वारदात अज़ कबूर खोने में यूँ हयात, बावतन पैवस्त अज़ खुद दर गुदश्त, दिल बरुस्तम दाद अज़ हई दर गुदश्त, नक्श बातल मी पजीरत अज़ फ़रंग, सर गुदश्त खुद बगीरत अज़ फ़रंग, फिर ये ईरान ज़माने यज़ जर्द, चेहरा ये भी फ़रूग अज़ खून सर्द, दीनो आइनो नज़ाम ए कोहन, शीद व तारे सुबह शाम ए कोहन, मौज मई दर शीशे ये ताकश नबूद, एक शरर दा थोदा ये खाकश नबूद, ताज सहराई रसी दश महशरी, अन के दादूरा हयात दीगरी, इन चुनिन हशर अज़ अनायात खुदास्त, पार्स बाकी रूमतुल कुबरा कुजास्त, अन के रफ्त अज़ पैकरे व जान पाक, बी क़यामत बरनमी आयत ज़ खाक, मर्द सहराई व ईरान जान नमीद, बासुयरी ज़ार खुद रमीद, खोने रोज़ लोहे मा बस्तर दो रफ्त, बरगो साउज़ असर नौ आबुर्द रफ्त, आह एहसान अरब नशनाख्तंद, आज तशे अफरंगियान बगुदाख्तंद।